स्टूडियो में हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उनकी स्टैंड बाय होता था, पीछे बैठ के बोलते थे ये क्या कर रही है, ये क्या पढ़ रही है, बोलना तो इसको आता नहीं है, ये क्या करेगी, इसको इसको किसने बना दिया है। अच्छा। मतलब लिटरली ऊंची आवाज़ में। हमने जो 3 दिन में घूमा, या हमें तो बड़ा मैं आपको एक ऑनेस्ट रोड बात साइड्स बताऊं, पे और क्योंकि आप डिफेंस में रहे हो ना, कोयटा होटल में बैठे हुए नजर आए हैं आप बहुत डिफेंस में रहे हो, आप डिफेंस से बाहर निकले हो। गए थे, बहरिया गए थे। वाओ, डिफेंस क्या और बहरिया वाला मतलब कराची। डिफेंस से बहरिया, व्हाट स्टार्टेड ऑफ फॉर माय एंजाइटी, आई हैड सिवियर एंजाइटी, सारा कुछ बुलवाओगे, आई हैड सिवियर एंजाइटी इश्यूज। फिर वहाँ पर एक मिसहैप भी हो गया। कहाँ? अब तक में क्या? डोंट नो नो आई यार, मैं अपने वनडे खुद ही से नहीं बताए। एट टाइम्स अच्छा बहुत मुश्किल हो जाती ये है। आपने कोई स्टोरी रोकी है अंदर? हाँ, ये आप बताएं बहुत please, सारी ना, स्टोरीज ना, रोकी है मैंने। ऐसा नहीं करें। ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए, फौजान को प्यास लगी है, हमें बताया जा रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास अभी आ रही है कि फौजान को प्यास लगी है। इससे मुतल्लिक हम अपने नुमाइंदगान से भी रब्ता कर रहे हैं कि प्यास किस नौइयत की है, कितनी शदीद है, क्या पानी की प्यास है, या इसमें कोक पीनी है, या फिर रूह अफ़ज़ा भी पी सकते हैं, जाम शरी भी पी सकते हैं, या क्या एग्जैक्टली इसकी शिद्दत है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदगान से आपका रब्ता हो रहा है। अभी तक की जो हमारे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक फौजान को प्यास लगी है। अमेजिंग यार। सो ये जो बाकी सारा आपने इम्प्रोवाइज ये अपने करना पास है, जब तक कोई नई इत्तला नहीं आ रही आपके हाथ में। एग्जैक्टली। अब वो मुझे एलियन लगते थे ये लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता था ये तैयार शैयार होके, काम वाले कपड़े पहन के, सूट टाई पहन के, गर्मियों में टाई पहन के, प्रॉपर होके, जेल्ड बैक है, यू नो, आ जाते हैं और इतने मुश्किल अल्फाज बोलते हैं जो कई दफ़ा मुझे समझ ही नहीं आते। मुझे न्यूज़ समझ ही नहीं आती थी। वी हैव टू स्टॉप। नहीं चले ये पॉडकास्ट है। अच्छा ओके, सॉरी अगेन, देखा फॉर्मेट्स में आपके लिए फॉर्मेट तो बड़ा सूटेबल है जो आपने बताया अपना, है ना। मैं अनफॉर्चुनेटली बड़ी बागी एंकर मशहूर हूँ। अच्छा। हाँ, मैं आई डोंट नो, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मुझे जहाँ पर भी देसी मिल रहा है ना, जहाँ पर देसी मिला मुझे अमेरिका में देसी अगर मिला है, मुझे यूके में मिला है, मुझे इवन यूरोप में जो देसी मिला है, हर किसी ने मुझसे भट्टी साहब का पूछा है। अब पंजाब का मीडिया ख़ास तौर पे बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सेठिया कल्चर है वहाँ पर, कौन किस तरह से एक्सप्लॉइट हो रहा होता है, ख़ास तौर पे हमारी जो बच्चियाँ हैं। तो उसे कंसल्ट किया कि इस तरह से, पहले तो मैं बड़ी रोई धोई, मुझे समझ नहीं आया कि क्या, मेरे से कभी इस तरह से नहीं हुआ था। बाबा को नहीं पता कि आप इसके ऊपर लगाम नहीं डाल सकते भाई, कभी भी नहीं डाल सकते। बाबों को सब पता है, लगाम डाल सकते हैं क्या? बाबों को पता सब है, ये जान के हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो आपने बहुत कुछ किया, बहुत दफ़ा किया होगा। ये तीसरी दफ़ा सलाम। ये मसला ये होता है कि हमारे भी क्योंकि प्रोग्राम्स थोड़ा सा पहले रिकॉर्ड होते, अच्छा, तो कभी कभी ये हो जाता है। लेकिन प्रोग्राम तो खैर कम होता है, जो न्यूज़ बुलेटिन होते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा होता है। वो तो लाइव होता है ना, न्यूज़ बुलेटिन तो लाइव होता है, उसमें कुछ रिकॉर्डिंग नहीं है, उसमें जो हो रहा है उसी वक्त हो रहा है। भंड भी मार रहे हैं तो उसी वक्त जा रहे हैं, नहीं भी मार रहे तो हम बिल्कुल आपके भंड की कहानी सुनेंगे। अलीना शेख जनाब ऑल द वे फ्रॉम कराची, और हमारी बड़ी ख्वाहिश थी हम जब भी कराची आएँ हम इनको ज़रूर ऑन बोर्ड करें पॉडकास्ट के ऊपर। हम इंस्टाग्राम पे और काफ़ी जगहों पे देखते रहते हैं मैडम शेख के नाम से, जो लोग नहीं जानते वो इस नाम से ज़रूर जानते होंगे। वैसे बाय द वे कैसा लगता है जब कोई मैडम शेख कहते हैं और इस नाम से पुकारता है? अच्छा, सरप्राइजिंगली अब ज़्यादातर लोग मैडम शेख कहते हैं, चाहे वो ये कह रहे हों कि बड़ा अच्छा, हमें ज़बरदस्त लगता है आप जब भट्टी साहब से नोक झोंक करती हैं, कुछ करती हैं इस उस पे तनाजुर में, या फिर ये कह रहे हूँ कि क्यों आप भट्टी साहब को चुप क्यों नहीं कराती हैं आप, क्या, तो दोनों चीज़, लेकिन कहते हैं मैडम शेख ही हैं ज़्यादातर। अच्छा, भट्टी साहब को चुप करवाना एक प्रॉपर एक आर्ट है, एक टास्क है। लेकिन वो बड़ा अच्छा, आपकी वो केमिस्ट्री मिल रही होती है, बड़े हल्के फुल्के अंदाज में उनको मैनेज भी कर रही होती हैं। वो सारे आपकी उम्र से डबल के लोग माशाल्लाह, देर ऑल भट्टी साहब ही इज़ अ स्पोर्ट, अल्लाह पाक ने उनको इतनी इज्जत दी है, लेकिन उस हिसाब से ही इज़ वेरी हम्बल, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, और सभी हमारे पैनल पे दे वेरी कोऑपरेटिव। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए ना, आज सुबह हम जो पॉडकास्ट हमारी सुबह हो ना, हम उसको मेंशन जरूर करते हैं कि सुबह उन्होंने, ये तो बहुत ही सुबह है। लाहौर टाइम के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा सुबह है। अच्छा, मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता लगा कि आप लाहौर से हैं, कराची में, तो ये ट्रांजिशन और ये सब कुछ कैसे, लाहौर से कराची कैसे आना हुआ? अच्छा, हुआ तो कुछ यूँ कि मेरी शादी कराची में हुई, एज इन मेरे ससुराल, और मेरे हस्बैंड कराची में होते थे, तो लाहौर से कराची इस तरह से आना हुआ। बट कोशिश मैंने की थोड़ा टाइम लाहौर में और मिल जाए, नहीं मिल सका। जल्दी जल्दी हो गई शादी, जल्दी जल्दी यहाँ पर शिफ्ट होना हुआ,
और फिर यहाँ पर आके यहीं पे काम शुरू कर दिया। ज़बरदस्त। और शादी अब से पहले समझ नहीं आती कि लाहौर के हैं कि कराची के, दिल वहाँ पर छोड़ आए हैं, अभी भी वहाँ पर लगता है अपनाइयत है, लोग वहाँ के सब याद आता है, बट यहाँ पर आके कोशिश करते हैं यार कराची वालों एक्सेप्ट कर लो। अब क्योंकि 10 आई थिंक हाँ 8-9 साल हो गए कराची में। अच्छा, तो कराची की जो एक स्पेशल वाइब और एनर्जी और फास्ट लाइफ है उसका असर हुआ? आई लव इट, आई लव बिल्कुल, इट। इसीलिए मैं जो कह रही थी ना अभी कि कराची वालों से कहते हैं कराची वालों अब एक्सेप्ट कर लो, मेरी यहाँ से वाइब बहुत मैच होती है। फास्ट पेस लाइफ, जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है, ऑन टाइम हो रहा है, हर चीज़ बड़ी प्रोफेशनल है। यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस भी बड़े मज़े का है, तो मुझे ये चीज़ें बड़े मज़े की लगती हैं। लाहौर में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लेट बैक एटीट्यूड है। अब मैं वापस जाती हूँ, मैं नहीं समझ पाती। सब पहले आओ जी, बैठो जी, की मंगाइए, चाय वा पियो, फिर करते हैं कल। यार ये देख लें, मैं नहीं कह रहा, ये कह रही हैं, और ये बात रिपीटेडली मैं कह रहा हूँ पिछली पॉडकास्ट में, बिल्कुल सेम। और यही वाली बात है कि फास्ट लाइफ और उसका क्या एटीट्यूड है, कंपैरिजन क्या है, लोग मुझे बोलते हैं। लेकिन ये देख ले आपने, एक और सभी आपने सुन लिया नहीं, आई और स्वेयर ये हम बिल्कुल वहाँ ये पर काम रियलिटी है। करते थे ना, तो खैर तब तो इतना एक्सपोजर नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि मिजाज बंदे का होता है एक तरह का, तो उसको कहीं ना कहीं चीज़ें पिंच कर रही होती हैं। वहाँ पर एक रिपोर्ट करने के लिए आई स्टार्टेड ऑफ एज अ रिपोर्टर एज वेल। सो वहाँ पर एक रिपोर्ट फाइल करके फिर उसके ऊपर पैकेज बनाना या करना, उसके लिए चीज़ें इतनी वो करनी पड़ती थी लोगों को कि भाई कर दो, जल्दी कर दो, ये कर दो। नहीं होता था। 10 दिन बाद जाके होगा। यहाँ पर तो उसी वक्त अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है लेकिन फटाफट चलो जाओ, बस कराओ वो वाला। हर बंदा बैठे हुए धंधे की बात कर रहा है, एनर्जी है जो ना फुल टाइम, कोई सुस्ती नहीं है किसी के पास टाइम नहीं है वेस्ट करने को। ऐसे यहाँ ही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इज टाइम, व्हिच आई लव दिस। और एक और चीज़ मैंने देखी है, पता नहीं आपका एक्सपीरियंस क्या होगा, कि लोग सपोर्टिव थोड़े ज़्यादा लगे मुझे यहाँ पर। मतलब यहाँ पे अगर कंटेंट क्रिएटर्स हैं या कोई सीनियर्स हैं, तो वो बड़ा ना उंगली पकड़ के आपको सिखाते हैं, बताते हैं, खड़े खड़े आपको पहली मुलाकात में बहुत सारी नसीहतें करना शुरू हो जाएंगे, मेरे साथ ये वो था तुम ऐसे करना। लाहौर में तो कोई अगर आगे बढ़ता हुआ नजर आए तो वो थोड़ा सा डोंट टेल मी सीरियसली। अच्छा, आपके साथ उल्टा हुआ है क्या? अच्छा, मेरे साथ दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस थे, क्योंकि मैंने अपना स्टार्ट जो है लाहौर से लिया एज इन वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ का स्टार्ट। अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले। हम कुछ हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं, जैसे अभी हम गप लगा रहे थे। लाहौर की बात कर रही हैं आप? लाहौर की बात कर रही हूँ। वहाँ पर मुझे बहुत से ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने मुझे सिखाया, लिटरली सिखाया। क्योंकि जब मैं फील्ड में आई थी अहमद, ऑनेस्टली मुझे ना उर्दू आती थी, क्योंकि शुरू से हमारे घर में। जरा बताइएगा कब से, कहाँ से ये 2013 एंड 2014 की बात है, जब मैंने दुनिया टीवी से स्टार्ट किया। और स्टार्ट किया आपने? हाँ, सही है। और वहाँ पर हुआ कुछ यूँ था, मैं यूनिवर्सिटी में थी, मैं LSE से अपना BBA कर रही थी, अंडर ग्रेड। मैं लास्ट सेमेस्टर में थी, आई थिंक अभी पूरा भी नहीं हुआ था, और आई हैड अ ईयर आई थिंक इन बिटवीन। तो ये लोग हम लोग की यूनिवर्सिटी में आए थे। अपेरेंटली इनका टैलेंट हंट का एक प्रोग्राम होता था, तभी स्टार्ट किया था, मैं पहले सीज़न की थी। रहमान अजहर उसको हेड कर रहे थे, एंड HR वाज आल्सो इन्वॉल्वड ऑफ कोर्स। अच्छा, लेकिन इसमें ये कि जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें तो मैथ्स कॉम के स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आपका तो मैथ्स कम्युनिकेशन या मीडिया का डिपार्टमेंट नहीं था ना? नहीं, मेरा माइनर्स मैथ्स कम्युनिकेशन है, बट दैट टू माइनर्स में हमें इस तरह हार्डकोर मीडिया बिल्कुल नहीं पढ़ाया था। हमें फिल्म एंड TV पढ़ाते थे, जैसे मीरा हाशमी वाज माय टीचर, तो वो हमें हार्डकोर फिल्म और फिल्म के बेसिक्स क्या होते हैं, मीडिया इन जनरल उसके बेसिक्स क्या होते हैं। ऐसा नहीं था कि जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके बारे में कुछ पढ़ाया जा रहा था, बट सारी लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में वो जा रहे थे, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में गए, सो दे केम टू LSE एज वेल। वहाँ पर आके काफ़ी बच्चों के, और आई एम श्योर जैसे बाकी सबके भी हुआ है, मैं भी चली गई, क्योंकि एवरीबडी इन माई यूनिवर्सिटी एंड ऑफ कोर्स आई एट सम पॉइंट थॉट कि यस आई कुड डू इट। गई, ऑडिशन तो नहीं, उस तक उन्होंने अखबार पढ़ाया, कुछ स्क्रिप्ट्स दिए पढ़ने को, जनरल इंफॉर्मेशन टेस्ट की, जनरल नॉलेज के ऊपर टेस्ट किया, फिर उन्होंने कहा कि विल टेल यू लेटर। फिर आई थिंक महीने का गैप था, उसके बाद एक दिन कॉल आई कि आ जाएं। कुछ पता नहीं, आई थिंक 600 बच्चे थे इनिशियली, उनमें से इन लोगों ने जॉट डाउन किए 18 बच्चे या 16 बच्चे। and you were one of them? I was one of the 16 or 18 children that were not children, adults, the students that were there. So हम लोग आए वहाँ पर, दुनिया में हमने 2.5-3 months गुजारे। रहमान ने इंटर्नशिप टाइप थी वो, सही है, कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे रहमान ने और मुख्तलिफ जो उनके एंकर्स थे उनसे इनपुट लेते रहते थे, वो ट्रेन किया, जिसमें स्क्रिप्ट रीडिंग, वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट राइटिंग, इस टाइप की चीज़ें हमें बिल्कुल बेसिक्स बताई।
वो किया, उसके बाद सिलेक्ट होना था उन इंडिविजुअल्स ने जो स्क्रीन के लिए आइदर रिपोर्टिंग, एंकरिंग, किसी भी कैपेसिटी में सही है। दुनिया यूटिलाइज कर और सकता था। प्रैक्टिस चल रही है मुसलसल न्यूज़ पढ़ने की और न्यूज़ कास्टर बनने की। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। सिर्फ न्यूज़ कास्टर नहीं, हमारी रिपोर्टिंग की भी ट्रेनिंग हुई थी, स्क्रिप्ट राइटिंग की भी हुई थी, वॉइस ओवर्स भी हुए थे, विच ऑब्वियसली लेकिन अपनी इंटेंशन आपकी अपनी ख्वाहिश कोई स्पेसिफिक थी कि मेरी आप कोई स्क्रीन पे आए? स्पेसिफिक नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा मीडिया में आने का उस तरह कोई शॉट इरादा भी नहीं था। अच्छा। जैसे मैंने अक्सर लोगों के इंटरव्यू सुने या जिनसे मेरा इंटरेक्शन होता है, बहुत सारे लोग पैशनेट थे अबाउट कमिंग टू मीडिया और सोचा यही था कि हम करेंगे, बट मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे था या तो मैं लॉ कर लूँगी, लॉयर बन जाऊँगी आगे जाके, या बिजनेस में कुछ कर लूँगी, बिजनेस संभाल लूँगी, कोई शॉट चीज़ नहीं थी। बट इट वाज sheer luck, अच्छा। sheer luck. But then I made it into my passion. Now I'm really passionate about नहीं भी journalism. थोड़ा सा वहीं कनेक्ट करें, वो फिर ट्रेनिंग के बाद किस तरीके से ऑन एयर पहली बार कब हुई और हायरिंग कैसे हुई? हुआ ये कि जब ये अच्छा उन्होंने हमें बता दिया था कि जो भी बच्चा इसमें से सिलेक्ट होगा, आई डोंट नो व्हाई आई कीप सेइंग बच्चा, मैं वैसे तब बच्ची ये थी। पॉडकास्ट पे निकल जाएंगे बहुत सारी चीजें, I ध्यान से swear- बोलिएगा। यार अब यहाँ पर अब आई एम 33, तो 10 साल पहले की बात ऐसा लगता है वाकई में बच्चे ही थे बिल्कुल, तब। बिल्कुल ऐसे ही है। 20s तो आर, आई एम श्योर यू कैन रिलेट टू इट। बिल्कुल एग्जैक्टली, How old बहुत are you? ज़्यादा। मैं 31। आई एम श्योर यू कैन रिलेट टू इट। Exactly. 20s तो ऐसा लगता है एक ख्वाब था, एक whim था, यू वर राइडिंग इट, इट वाज ऑसम, एग्जैक्टली, वापस जाना है। बिल्कुल ऐसे ही। नहीं वापस नहीं जाना है। 30s आर ग्रेट, 30s आर लवली। एनीवेज, तो हम जो इंडिविजुअल्स, ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो पोटेंशियल अच्छे कैंडिडेट्स होंगे उनको दुनिया हायर करेगा किसी भी कैपेसिटी के अंदर, आइदर वही रिपोर्टिंग, एंकरिंग, व्हाटएवर। सो हम 3 इंडिविजुअल्स थे या 4 इंडिविजुअल्स थे जो सिलेक्ट हुए। मैं, एक और लड़की, और आई थिंक देयर वर 2 अदर men और 1 अदर, एक का तो मुझे पता है सही है। डेफिनेटली। हम रिपोर्टिंग, एंकरिंग दोनों के लिए सिलेक्ट हुए। आई वाज इनिशियली सिलेक्टेड फॉर स्पोर्ट्स सेगमेंट्स एंड रिपोर्टिंग, स्पोर्ट्स Okay. रिपोर्टिंग, और मैं मेन स्ट्रीम न्यूज़ के लिए नहीं हुई। अच्छा। जब तक मैं लाहौर में थी मैंने मेन स्ट्रीम न्यूज़ नहीं की, एज इन जो अच्छा। डेस्क पे बैठ के उर्दू, क्योंकि मेरी दुनिया न्यूज़ उर्दू में आपने बहुत नहीं की बुरी वो? थी। मेरी अच्छा। उर्दू बहुत बुरी थी। इसकी क्या वजह थी? मेरे घर में या तो ज़्यादातर पंजाबी बोली जाती थी या अंग्रेज़ी बोली जाती थी। कैम्ब्रिज फिर स्कूल के जब- आप दादा आपकी वो नहीं, मैं पहले शुरू से पंजाब स्कूल में, उसके बाद ना फिर मैं, करें। हाँ हाँ, Another relatable thing. I'm also from Punjab Don't school. tell me which branch. Township branch. I was from there too. What batch are you? मेरा ख्याल है 2010 में मैट्रिक किया मैंने। I was 2009. ओके, हाँ, बड़ा आप आसपास रही हैं, लेकिन आज 2024 में मुलाकात हुई। यार अच्छा, वो भी माइक लाहौर पे। लाहौर में कहीं ना कहीं से रिश्तेदारी निकल आती है, इतना निकल छोटा आती सा है ना, ऐसे ही ऐसे ही। और वैसे अच्छा। भी फील्ड है क्या। नहीं, So पंजाब वहाँ स्कूल से वालों की फिर तो उर्दू थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए वैसे, वो तो बिल्कुल बहुत नहीं होनी ज़्यादा- चाहिए। कौन वहाँ पर कहाँ उर्दू पे फोकस उर्दू होता है। मीडियम थोड़ा सा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा इंग्लिश चलो इतनी नहीं आती वहाँ के बच्चों को, मेरे अच्छा, जैसों को। क्योंकि मेरे घर में या तो शुरू से पंजाबी बोली जाती थी या अंग्रेजी बोली जाती थी। अच्छा, वैसे मुझे ख्याल आ इसका रहा है भी मेरे बड़ा किसी ना किसी influence कज़न की क्लास फेलो भी आप निकल आएंगी, वो हम बाद में बात करेंगे। अच्छा। सेक्शन कौन सा था? आई थिंक रेड, रेड। अच्छा आई चलें। थिंक रेड, ओके चलें। हाँ आई थिंक। 10 रेड की जो बच्ची हैं वो इंस्टाग्राम पे डीएम करें, हेलो हाय करें। अलीना शेख मैं जो बहुत भी सारों से इन टच हूँ, एज इन अच्छा। हाँ दे माई फेसबुक फ्रेंड्स। ओके। और हाँ, मेरी उस वक्त फेसबुक की ज़्यादा कनेक्शन रहते थे। और सोशल मीडिया ज़बरदस्त, और मेरी बहुत सी दोस्तें हैं जो अभी तक हम साथ चल रहे हैं। अच्छा, स्कूल से अभी तक हमारी दोस्ती है, अमेजिंग। और ज़्यादातर उनमें से वही हैं जो पुरानी। अच्छा, सो उसके बाद ये- कनेड हुआ, उसके बाद वहाँ पे भी सीन था, उसके बाद LSE हुआ, तो ज़्यादातर अंग्रेज़ी मीडियम। सही सही सही। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिस तरह भी था, बट इट वाज फॉर अ सेगमेंट, फॉर अ स्पोर्ट्स सेगमेंट आई थिंक। ओके। और एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद, बट आई स्टार्टेड ऑफ एज यू नो छोटी सी न्यूज़ स्टोरीज और इस तरह की करती थी। Okay. फिर उसके दरमियान में, बिकॉज आई वाज रिपोर्टिंग एज वेल, ना सिर्फ स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग बल्कि जो वर्चुअल के ऊपर मुख्तलिफ सेगमेंट्स करने होते हैं, जैसे वेदर के सेगमेंट्स कर लेते थे। सही है, और वो दरमियान में आपको मुख्तलिफ, काफ़ी हाँ सारे एग्जैक्टली, मल्टीटास्किंग मुख्तलिफ आप जिस करते हैं तरह न्यूज़ मॉर्निंग शो जो होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स बना के करने। अच्छा 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 अच्छा। शेरों के कौन साथ- से मॉर्निंग शो में सेगमेंट्स किए? शेरों के साथ जा रहे हैं, उनके साथ जाके वो सफारी पार्क होता था तब लाहौर में, अब तो मैंने सुना बड़ा शानदार बहुत बन गया। ज़बरदस्त हो गया। बट तब इस तरह होता था, बस बेचारे जानवर पड़े होते थे और उनके साथ नहीं, जाके अब शेरों बड़ा के अच्छा साथ हो जाके इंटरेक्ट करना, मुख्तलिफ जानवरों के साथ इंटरेक्ट करना, पेप पीसेस बेसिकली जिनको कहते हैं okay, हम। okay, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए पीसेस करना, और हम ये दुबई सारी- गए सीरीज कवर करने के लिए। अच्छा, कौन सी? पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज हो रही थी तब 2014-15 वाली।
अच्छा दैट वाज व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग स्पोर्ट्स रेगुलरली. अच्छा. उससे पहले आई वाज डूइंग मुख्तलिफ सेगमेंट्स. तो इस टाइम तो बड़ी हार्ट ब्रोकन होंगी आपको गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखे. अभी फॉलो कर रही हैं स्टिल क्या? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. डोंट इवन आस्क, डोंट इवन आस्क. अच्छा, अब मैंने कुछ कम कर दिया बिकॉज परफॉर्मेंस की वजह से. आई विश. नहीं, लेकिन मैंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, मुझे ना मैचेस बहुत एंक्शस कर देते हैं. तो अब मेरा वो टेम्परामेंट नहीं रहा है. मुझे इतनी एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है कि अब क्या होगा. ख़ास तौर पे जब आप पाकिस्तान के मैचेस देख रहे हो तो या तो आप सड़ के जल के ही वापस आते हो कि यार ये क्या क्या किया है, और उस ट्रॉमा में रहते हो आप. या फिर आप कहते हैं यार, यू नो द थ्रिल दैट यू आर, ये आखिरी बॉल पे निकाल लिया यार, ये कैसे निकाल लिया. सो या दे मेक मी वेरी एंग्शियस. सो मैं थोड़ा कम कर दिया, बट बड़े मैचेस आई स्टिल डू. वो देखने मजबूरी बन जाती है. वो तो कुछ चीज़ें ना आप नहीं निकाल सकते अपने अंदर से. तो उसमें बात करनी होती है, रिलेटेबल रहना होता है, बात करनी होती है, ज़रा उस पे जोन आउट नहीं होना होता. अच्छा, बात ना भी करनी हो तो स्पोर्ट्स हैज, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स. अच्छा. हाँ, आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी टॉम बॉयश पर्सन. आई डोंट नो. हाँ, मेरे सारे इर्द गिर्द भाई थे. हम लोग तो बचपन में वही होते थे ना, सारे क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए हैं भाइयों के साथ, पीछे लगा देते थे, फील्डिंग करो, थोड़ी देर बैटिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया. तो वो दैट बिल्ड्स ऑन बेहतरीन. एंड दैट स्टेज विद यू. खैर, क्रिकेट में वापस आते हैं. इसमें काफ़ी सारी थोड़ी सी और बातें करनी है. थोड़ा ये बताइए कि दुनिया न्यूज़ से निकल के फिर डायरेक्टली आप जियो में आई या कहीं और किसी और चैनल में भी जाना? नहीं, मैंने अब तक में खैर दुनिया से जब मैंने रिज़ाइन किया उसके बाद दुनिया कराची के साथ भी थोड़ी देर टाइम अच्छा रिज़ाइन स्पेंड किया. पर्सनल रीज़न की वजह से किया? पर्सनल रीजंस की वजह से किया. मुझे नहीं काम समझ आ रहा था. अच्छा. इन ऑल ऑनेस्टी यहाँ पर जब मैं शिफ्ट हुई तो मैंने 3-4 मैं स्पोर्ट्स शो करना शुरू हुई थी. फिर एक जेनेरिक स्पोर्ट्स शो होता था, बिकॉज जब लाहौर से कराची मैंने दरम्यान में थोड़ा सा गैप लिया था बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस. माई फादर वॉज रियली इल, तो आई हैड टू टेक लाइक अ मंथ एंड अ हाफ ऑफ. तो खैर उसके बाद जब मैंने यहाँ से शुरू किया कराची से, तो कराची में हेड ऑफिस नहीं था. हेड ऑफिस में काम करने का ये जो हमारे नए स्टूडेंट्स देख रहे होंगे कहेंगे कैसी बात कर रही हैं, लेकिन एक अलग फील होती है. ऐसा ही है, रौनक ज़्यादा होती है. रौनक भी ज़्यादा होती है. और जैसे मैंने बताया ना, मेरा मिजाज शुरू से ये है काम फटाफट हो. तो जब आप हेड ऑफिस में होते हैं, सारा सेंट्रल डेस्क वहाँ पर होता है, तो आप चीज़ों को ना पेशी करवा सकते हैं. स्पेशली विद अनफॉर्चुनेटली पंजाब का मीडिया, थिंग्स आर वेरी स्लो. तो मुझे वो आदत पड़ी हुई थी. अब यहाँ से बैठ के मेरे लिए कोऑर्डिनेशन बड़ी मुश्किल हो रही थी इनिशियली. फ़ोन करो, कोई डेस्क पे है तो है, लंच ब्रेक पे गया हुआ तो गया हुआ है, 2 घंटे तक नहीं आएगा वाला. तो मुझे ना चीज़ों की नहीं समझ आने शुरू हुई. फिर आई रिज़ाइन विद नथिंग इन साइट. अच्छा. कि अगला क्या करना है मुझे उसका कुछ नहीं पता था. बट इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन who's also in media, Fahim. I don't know if you know. He started off with Dunya as a creative department में. I think he was a producer, associate producer, something like that. अगर मैं designation गलत कर रही हूँ तो sorry. But then he switched on different channels. हम पे भी था, हम पे he was a producer as well. तो I was discussing एक दिन कि यार I think I should get back. कि मुझे काम करना था मीडिया में. हाँ, बस मुझे काम करना था. I couldn't you know sit at home and do nothing. That wasn't meant for me. तो उसने मुझे कहा अब तक में अपॉर्चुनिटी है, do you want to do it? मैंने कहा हाँ, why not? तो उसने कहा मेन न्यूज़ में न्यूज़ एंकरिंग है. मैंने कहा अच्छा चलो ट्राई कर लेते हैं. उस तरह तो क्योंकि मैं कर चुकी थी पहले, प्रोग्राम भी कर चुकी थी, न्यूज़ सेगमेंट्स भी कर रही थी, तो इतना कोई कबाहत नहीं थी. बट डेस्क के सामने बैठना, बीइंग प्रिम एंड प्रॉपर, क्योंकि उस वक्त तक ये नहीं हुआ था. फ़नी स्टोरी, जब मैं आई फील्ड में तो मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग थी. अच्छा. हाँ, मेरी नेचुरली बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लाउड है. सही है. और एंड देन आई एम वेरी पैशनेट विद माई बॉडी लैंग्वेज एंड माई फेशियल एक्सप्रेशंस एज वेल. एग्जैक्टली. तो तब सबको बड़ा ऑकवर्ड लगता था बिकॉज दे वर यूज्ड टू अ सर्टेन स्टाइल ऑफ एंकर्स. यू नो, बड़े यूँ स्टिफ होके बैठेंगे, प्रिम एंड प्रॉपर होके बैठेंगे, नॉट अ हेयर आउट ऑफ प्लेस, बिल्कुल स्प्रे लगा के सेट किए हुए. तो सबको पहले शुरू में बड़ा ऑकवर्ड लगता था, ये क्या है, ये क्या है, ये हिलता जुलता एनिमेटेड ऑब्जेक्ट क्या है, ये टिकती क्यों नहीं है. एग्जैक्टली ये टिकती क्यों नहीं है. मैं इवन अगर मैं स्पोर्ट्स का सेगमेंट भी कर रही हूँ या बैठे हुए भी कर रही हूँ, सो मैं
पूरी उस पे सेट को यूटिलाइज कर रही हूँ, एक कोने से दूसरे कोने में चल रही हूँ। मेरे कैमरामैन कहते थे भाई हमारे लिए फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, कहते हैं ये हम इसको कैसे फॉलो करें, क्या करें, आउटडोर जा रही हूँ, कहीं कर रही हूँ, सो आई वाज वेरी नेचुरल विद इट। सो ये बड़ा मसला था। अच्छा। सो मैंने पहले सोचा कि पता नहीं मैं जब मैं मेन न्यूज़ में शिफ्ट करूँगी तो वहाँ पर मैं हिल पाऊंगी नहीं, मैं हिलने से ज़्यादा मुझे थोड़ा सा ये था कि पता नहीं मैं एडजस्ट हो पाऊँगी नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि एक मेरा ऑरा डिफरेंट किस्म का है। आई एम वेरी कैजुअल, और मेन न्यूज़ में हमारा एक स्टीरियोटिपिकल वो बना हुआ था कि नहीं, शुड बी स्टिफ या यू शुड बी प्रॉपर, वरना आपको ना लोग सीरियस नहीं ले, मुझे जो पहले एटलीस्ट कहा गया कि आपको सीरियसली नहीं लिया जाएगा अगर आप इस तरह से। मैंने कहा ठीक है, बट लेट्स ट्राई इट। खैर मैं अब तक गई, वहाँ मैंने ऑडिशन दिया, वहाँ पर मैंने टेस्ट दिया, उनका रिटन टेस्ट भी था। वहाँ पर जो उनके डीएन साहब थे उन्होंने पूरा पूछा भी, जनरल नॉलेज एंड ऑल। फिर खैर मुझे थोड़े दिनों बाद कॉल आ गई, अच्छा, कि आप आ जाएं, आपको हमने मेन न्यूज़ के लिए न्यूज़ सिलेक्ट एंकर कर लें एज अ न्यूज़ एंकर, मेन न्यूज़ एंकर हमने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, लेट्स ट्राई इट। पहले नाइट में आई स्टार्टेड ऑफ किया, थोड़ा सा ब्रश अप किया, बट दैट वाज फॉर 10 days ओनली। फिर उन्होंने खुद ही से डिसाइड किया दैट दे वांट टू पुट मी इन द मॉर्निंग, बट क्वाइट ऑनेस्टली मेरे साथ वही था कि आई वाजंट प्रॉम्प्टर फ्रेंडली इनिशियली, क्योंकि मेरी उर्दू के ऊपर इतना ज़्यादा कमांड नहीं था। अच्छा, रिटन उर्दू के ऊपर बोल लेती मैं, फिर तलफ़ुज़ मेरा क्लियर था, सही है, बट रिटन को पढ़ने के ऊपर नहीं था मेरा कमांड। बॉडी लैंग्वेज मेरी बहुत लाभ, ये दो चैलेंजेस सबसे बड़े थे उस वक्त, एक तो रिटन को पढ़ने का और एक बॉडी लैंग्वेज। एग्जैक्टली। बाकी चीज़ों के ऊपर तो आप ब्रश अप करते रहते हो, बिकॉज वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। वो आज भी हम जब बैठते हैं तो ऐसे ही बैठते हैं जैसे हमारा पहला शो है। रिसर्च करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है साथ साथ, क्योंकि इतनी रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड है। यू हैव टू कीप अप विद इट, यू हैव टू रिसर्च, यू हैव टू डू योर प्रेप, वरना नहीं हो सकता। एनीवेज, सो ये चीज़ें मुझे शुरू में बड़ी बॉदर करती थी। खैर किया, आई टुक इट ऑन एज अ चैलेंज कि चलो देखते हैं क्या, मतलब व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन, आई नो आई कैन डू इट, मतलब आई ओवरकम वर्स। क्योंकि शुरू में हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि ऑन कैमरा बात कर रहे थे, जब हम अच्छे और बुरे लोगों की बात कर रहे थे। ऑफ कैमरा ऑफ कैमरा बात कर रहे थे। खैर अच्छे और बुरे लोग, नहीं ऑन द कैमरा थी, ऑन द कैमरा वो जो आपने की है, बिल्कुल। हाँ, तो वो अच्छे और बुरे लोग मिले, हर जगह मिले, तो उन लोगों की कुछ खासियत ये भी होती है, आपको डीमोटिवेट भी करते हैं, आपको ये भी बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे हो ही नहीं पाएगा, तुम तो हो ही नहीं। इसलिए जब मैं शुरू में आई तो मुझे कुछ लोग थे, जैसे हमारे म्यूचुअल भी, उन्होंने तो लिख के दिया कि हाँ यू विल बी सिलेक्टेड, आप हो जाओगे। लेकिन कुछ लोग थे, जब मैं अपनी प्रैक्टिस करती थी आफ्टर आई वाज सिलेक्टेड, तो उन्होंने पीछे बैठकर, और बड़े सीनियर नाम हमारे, मैं किसी को नेम नहीं करूँगी, बट हमारी इंडस्ट्री के बड़े सीनियर नाम, बट इतने कई दफ़ा लोग अनवेलकमिंग हो जाते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, स्टूडियो में हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उनकी स्टैंड बाय होता था, पीछे बैठ के बोलते थे ये क्या कर रही है, ये क्या पढ़ रही है, बोलना तो इसको आता नहीं है, ये क्या करेगी, इसको किसने बना दिया है। मतलब लिटरली ऊंची आवाज़ में अगला, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल डू दैट, आई डोंट नो, आई स्टिल डोंट नो कि व्हाई पीपल डिस्करेज न्यू कमर्स। लेकिन खैर वो होता है ना, फिर बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें आपकी बैठ जाती हैं, तो यू समटाइम्स आप उससे डीमोटिवेट हो जाते हो। दूसरी अप्रोच ये होती है कि यू टेक इट ऑन एज अ चैलेंज। सो आई टुक इट ऑन एज अ चैलेंज व्हेन आई केम टू अब तक, आई वाज लाइक हाँ ये मेरे मसले हैं एंड आई विल इम्प्रूव ऑन टू इट। ऐसी की तैसी देखा जाएगा क्या होता है। अच्छा, ऐसी की तैसी। वैसे ज़्यादा बुलिंग कहाँ पर थी दुनिया में अब तक में? ज़्यादा क्या किया? बुलिंग ज़्यादा आपकी कहाँ, मतलब बुलिंग? अच्छा, आई वुडंट कॉल इट बुलिंग, कहें बुलिंग इसको क्या? मतलब ऑब्वियसली अगर आपके सामने कोई कह रहा है कि ये नहीं कर सकती और ये कौन है और ये किसको किसने बना दिया, तो आई थिंक इसको होना चाहिए बुलिंग की कैटेगरी में। लेट्स पुट लेबल्स ऑन इट, देन व्हाई नॉट। फिर बुलिंग है ये। लेकिन हाँ ऐसा होता है यार। अब तक में मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा मुख्तलिफ था, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल इदारे से काम करके आ चुकी थी, सो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस था काम करने का। दुनिया में मेरे साथ डिफरेंट ये था कि मेरी पहली जॉब थी वो, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि किस तरह से अपने आप को प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में कैरी करते हैं, लेट अलोन मीडिया।
फिर मेरे बड़ा डाइग्रेस करना हो जाएगा जो हम इनिशियली बात कर रहे थे उससे, लेकिन मेरी फैमिली में कोई किसी खातून ने जॉब नहीं की थी। मेरी फैमिली में लड़कों में से भी किसी ने जॉब नहीं की थी। आई कम फ्रॉम अ बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली, तो वो सब घर का बिजनेस ही संभालते हैं, करते हैं। अब आके थोड़ा चेंज आया है, लड़कियों में भी काम कर रहे हैं, बट छोटा मोटा, बट तब तो बिल्कुल नहीं था। सो मेरे लिए बहुत बड़ी पाबंदी ये थी, एक तो को एजुकेशन में पढ़ना, फिर उसके बाद काम करना, वो एक फ़ाइट थी, और काम भी मीडिया में करना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली तब मीडिया के बारे में इतने लोग ओपन नहीं थे, और ख़ासकर पंजाब में, लाहौर में तब यही था कि मीडिया में जा रही हो, पता नहीं कैसी फील्ड है, क्या होगा। मेरे घर वाले काफ़ी, एज एन इमीडिएट घर वाले नहीं, माई फैमिली इज़ वेरी कंजर्वेटिव, सो वो भी एक बहुत बड़ा मसला था, ह्यूज चैलेंज। तो फिर ये सब कुछ मुझे बिल्कुल प्रोफेशनल इन्वायरमेंट का ना कोई गाइड करने वाला था उस वक्त, ना मुझे अंदाज़ा था कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। सो दुनिया मेरे लिए इसलिए एक स्टेपिंग स्टोन, एक प्लेटफॉर्म टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई लर्नड। आई डिड लर्न कि किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, किस तरह से प्रोफेशनल डीलिंग्स होती हैं, किस तरह से अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बिल्ड करते हैं। सो अब तक मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया था। सही है। जब मैं दुनिया से वो एक्सपीरियंस लेके आई, चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार थी काफ़ी हद तक। हाँ, चैलेंजेस थे अब तक में, लेकिन मैं मेंटली, इमोशनली उनसे थोड़ी मैच्योरिटी आ गई थी, मैच्योरिटी के साथ डील कर सकती थी। जैसे वहाँ पर भी ये सब था, चीज़ें होती हैं, हर जगह होती हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स भी होती है ऑफिस की, एक्सटर्नल चीज़ें भी होती हैं जो आपको प्रेस कर रही होती हैं। फिर वहाँ पर एक मिसहैप भी हो गया। कहाँ? अब तक में क्या? डोंट नो यार, मैं अपने वनडे खुद ही से जैसे मैंने बताया ना, मेरे साथ इश्यूज ये वाले जो ओवरकम करने के लिए आई न्यू दे वर ऑलवेज देयर। सो मेरे एक बड़े ज़बरदस्त को एंकर होते थे, मुरीद अब्बास, ही इज़ नो मोर हियर, एज इन ही पास्ड अवे, आप लोगों ने सुना ही होगा। मैं उनके साथ बुलेटिन कर रही थी, और बुलेटिन के दौरान जो क्लिप बाहर आया, सबसे पहले वो बताती हूँ। एक क्लिप आता है, पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है वो। उसमें था, अब तक पे बैठ के एंकर करिए, देखते रहिए समा। हाँ, नहीं देखा? वो आप थी? वो मैं थी। हमारी सारी टीम ने देखा। मैं अच्छा से यार अहमद, नहीं अभी मेरे 2-3 दिन पहले मुझे एक दोस्त ने भेज के पूछा कि यार ये आपने जान के किया था? ये जान के नहीं किया तो था। समा में तो कभी रही नहीं है। एग्जैक्टली। तो हुआ क्या था, मैं और मुरीद हम लोग बैठे हुए थे। उससे पहले कोई गधों की नुमाइश या गधों की रेस वाला पैकेज चला, और उस पैकेज को उन्होंने डिशुम 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 लगा के बड़ा ट्रीट किया हुआ था। तो मैं और मुरीद कैजुअली, अगेन एंकर्स जब बैठे होते हैं ना ऑफ स्क्रीन, तो वो बात भी कर रहे होते हैं जब पैकेज चला होता है, तो हम लोग गप लगा रहे हैं। कहा मुरीद ये तो बिल्कुल ऐसे डिशुम डिशुम वाला इंडियन स्टाइल। कहते नहीं नहीं, ये समा स्टाइल पैकेज है, क्योंकि समा का उसका होता था ना, बड़ा मिर्च मसाला डाल के तो वो पैकेजेस बनाते थे अपने। तो हम 2-3 दफ़ा ना जुमले में आया या बात में आया समा समा समा, और उसके बाद शायद अभी काउंटडाउन था, एकदम से पैकेज को ऑन वो डिज़ोल्व होके ऑन स्क्रीन नहीं आना था। अच्छा। तो हम बातें कर रहे थे अपनी कैजुअली, कुछ बातों के दरमियान में हम समा इसी तरह डिस्कशन करते हुए प्रोड्यूसर ने कहा ऑन स्क्रीन, और हम कट हुए। हम यूँ सामने देखा, हमने मुरीद ने लिख दिया, देखते रहिए समा। और इंस्टेंटली अगर अभी वो आप क्लिप देखें तो मैं, क्योंकि मेरी बॉडी लैंग्वेज तो माशाल्लाह बहुत लाउड थी तब, तो मैं लिटरली मैं रोल ओवर हुई, और मैंने मुरीद को कहा है मुरीद What just happened? मैं हंस रही हूँ, मैं कह मार के हंस रही हूँ। मुझे रियलाइजेशन ही नहीं हुई उस वक्त कि आपने वो जो आपने रिएक्शन दिया, और वो ऑनर दिया आपने सारा। वो जब फेड आउट होता है ना, फिर उसके बाद जी 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 बिल्कुल, जैसे कट होता है, उसके बाद जिप चलती है, वो जो रिवॉल्विंग कैमरा होता है ऑन अ पेडिस्टल स्टिक, तो वो जा रहा वापस, और मैं उसमें पूरा कर रही हूँ कि मैंने क्या बोला है, मैंने समा क्यों कहा है, मैं तो उसमें थी पहले उस मोड में, मैंने समा बोला क्यों। मतलब दुनिया बोल देता है बंदा, अब तक बोल देता है, कोई चैनल जिसमें काम किया हो वो इंसान के जहन पे और ज़बान में आता है। तो उस पे तो तहकीकात बैठ गई होंगी कि यार ये क्या है, कोई किसी फाइन हुआ था मुझे। अच्छा। ये तो बहुत वायरल भी हुआ ऑन सच अ स्टूपिड मिस्टेक, आई मीन। लेकिन मुझे उस वक्त बात मेरे साथियों के, जिनको मैं जानती थी नहीं भी जानती थी उस वक्त,
उन्होंने बहुत इनकरेज किया, जहाँ बहुत से लोग, अगेन वही इंटरनल पॉलिटिक्स वी वर टॉकिंग अबाउट इट, जहाँ बहुत से लोग टांगे खींच रहे थे और ये बोल रहे थे बिकॉज इट ब्लू आउट ऑफ प्रोपोर्शन। और उस वक्त तो आपको ऐसा लग रहा होता है ना मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि हर जगह से वो आ रहा है कि ये क्या भंड है, ये क्या भंड है, ये क्या भंड है, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। और मुझे लगा कि यार अभी तो मैंने मेन न्यूज़ में आई हूँ, अभी इतना बुरा इंप्रेशन पड़ गया, ये क्या हो गया। सब मुझे आसपास वाले भी कह रहे हैं आपने क्यों किया, ये क्या बात है, इतना कौन गैर हाजिर होता है, न्यूज़ में तो रह के आपको बड़ा हाजिर दिमाग होना होता है, इस टाइप की बातें भी होने शुरू हो गई। सो मोमेंटरली आई थॉट कि यार पता नहीं मुझसे क्या हो गया है, यहाँ से आगे तो पता नहीं मेरे ऊपर ये ब्लॉट लग जाएगा और होगा भी नहीं। बट उस वक्त मुझे बड़े साथियों के मैसेजेस भी आए जिन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। हम लोग, बल्कि अब तो मैं उनके साथ जियो में भी काम करती हूँ, उनमें से कुछ के साथ, वजी है उनमें से एक, उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया। उन्होंने मुझे, वजी सानी, उन्होंने मुझे लिखा कि हाँ मेरे साथ भी एक दफ़ा हो गया, मैंने चैनल स्विच किए थे तो किसी एक चैनल पे बैठ के दूसरे चैनल का नाम ले लिया, इसमें क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है लड़की, रिलैक्स, नो वरीज। और व्हेन आई लुक बैक एट इट नाउ मुझे रियलाइज़ होता है कि वाकई में कुछ चीज़ें जो हम उस वक्त बैठ के सोच रहे होते हैं कि यार शायद इससे आगे मैं नहीं निकल पाऊंगी, इसके आगे पता नहीं क्या होगा, बिल्कुल, लेकिन हाइंडसाइट में अगर अब आप देखो तो वो इतनी छोटी सी चीज़ होती है कि वो मैटर भी नहीं करती है। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको तो याद भी नहीं आपने तो देखा भी नहीं लेकिन ये कि आप उसको ओवरकम किया और वो सब कुछ जो है वो बिल्कुल ये जो हमारे नए आने वाले अगर हमें कोई सुन रहा है तो उनके लिए भी एक आई थिंक लेसन है, बिकॉज मैं आई कीप ऑन सेइंग दीज या ड्रॉपिंग दीज लिटिल स्टोरीज क्योंकि मेरे पास इस तरह की कोई गाइडेंस नहीं थी। सो अक्सर होता है कि होता भी है तो जैसे आपने कहा कि कई दफ़ा लोग नहीं बताते आपको, कई दफ़ा लोग उस मोमेंट का एडवांटेज भी लेते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। सो आई थिंक सबसे बड़ी लेसन इस चीज़ में ये है, अगर हमें कोई नया आने वाला सुन रहा है या अभी उन्होंने आगे बहुत सफ़र करना है तो ऐसा कोई हमें शख्स सुन रहा है, सो मोमेंटरली चीज़ें लगती हैं कि बहुत बड़ी हैं बट वो नहीं होती हैं, यू जस्ट हैव टू ब्रेव थ्रू इट। एग्जैक्टली ऐसा ही है। एक और बहुत बड़ी ट्रांजिशन जो है और ये बड़ी अचीवमेंट होती है, जो लोग सुन रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा कि न्यूज़ एंकर से प्रोग्राम एंकर बनना और ये सफ़र तय करना सब लोग नहीं कर पाते हैं, और आपने बार लिए किया और आप इस वक्त अभी रिपोर्ट कार्ड का बिल्कुल प्राइम टाइम में एक शो कर रही हैं। ये ट्रांजिशन किस तरीके से हुई, आपने ख़ुद इसके लिए स्ट्रगल की थी, ऑप्ट किया था, ख्वाहिश का इजहार किया था, या हादसाती तौर पर ऐसा कुछ हो गया? अच्छा, दो पार्ट्स हैं क्योंकि आपकी उसके पहले पार्ट को कर लेते हैं कि न्यूज़ एंकर से प्रोग्राम एंकर में ट्रांजिट करना मुश्किल होता है बिकॉज दोनों फॉर्मेट्स बिल्कुल अलग होते हैं। न्यूज़ के लिए आपको एक तो आपके पास थोड़ा सा ये मार्जिन होता है न्यूज़ के अंदर कि आपको स्क्रिप्ट सारे होते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर होता है, रीडिंग करनी है। इट्स नॉट जस्ट रीडिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक ये भी न्यूज़ एंकर्स का ना बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है जो आई थिंक सही होने की ज़रूरत है। हर कोई कहता है आपने तो बस पढ़ना होता है, ऐसे ही है, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ना होता है। हमें कहते हैं आप तो बस 2 माइल आगे बैठ जाते हैं ना, उनको नहीं पता पीछे की क्या वो स्ट्रगल है। ऐसा अच्छा ऐसा नहीं है आजकल के ज़माने में। आजकल अगर कोई ऐसा करता है, लेवरेज तो हर कोई ले लेता है, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो वो भी एक्सपोज हो जाता है बिकॉज लाइव में आपके पास इतना मार्जिन नहीं होता है। और आजकल जितनी तेज़ी से ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, आपको अगर नहीं पता कुछ, आपको ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, इट शोज़ इंस्टेंटली। अगर आप वही 2 लाइनें पढ़े और रिपीट कर रहे हो और आपको इशू का नहीं पता है तो फौरन आप एक्सपोज हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। सो आजकल न्यूज़ एंकरिंग भी बड़ी डायनामिक है। डू वी हैव टू स्टॉप? नहीं चलें ये पॉडकास्ट है। अच्छा ओके सॉरी। अगेन देखा फॉर्मेट्स आपके लिए फॉर्मेट तो बड़ा सूटेबल है जो आपने बताया अपना, है ना। मैं इसीलिए उसके ऊपर अभी आऊँगी कि मैं क्यों ट्रांजिट कर गई आराम से। बट या सो न्यूज़ एंकर्स के लिए इतना आसान नहीं है आजकल। न्यूज़ एंकर्स को अगर ब्रेकिंग आ जाती है, लेट्स से ब्रेकिंग आ गई कि अहमद को प्यास लगी है या अहमद को पानी चाहिए, तो वो एक जुमला आपके पास कैसे करेंगे इसको ब्रेकिंग में? ब्रेकिंग न्यूज़ बताएं जरा इसकी। पीछे से आया एक जुमला, सिर्फ इतना उन्होंने बोला है कि अलीना अहमद को प्यास लगी है, सिर्फ आपको इतना पता है, हमें इम्प्रोवाइज। सही है। तो अब न्यूज़ एंकर फजान को प्यास लगी है, सिर्फ आपको इतना पता है, अभी हमें और कुछ नहीं पता, हम ऑन स्क्रीन जा रहे हैं, 3 2 1 फिर यूर ब्लैंक। ठीक है, अब आप ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए, फजान को प्यास लगी है, हमें बताया जा रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास अभी आ रही है
कि फ़ज़ान को प्यास लगी है। इससे मुतल्लिक हम अपने नुमाइंदगान से भी रब्ता कर रहे हैं कि प्यास किस नौइयत की है, कितनी शदीद है, क्या पानी की प्यास है या इसमें कोक पीनी है या फिर रूह अफ़ज़ा भी पी सकते हैं, जाम शरी भी पी सकते हैं, या क्या एग्जैक्टली इसकी शिद्दत है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदगान से आपका रब्ता हो रहा है। अभी तक की जो हमारे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक फ़ज़ान को प्यास लगी है। सो ये जो बाकी सारा आपने इम्प्रोवाइज करना है, जब तक कोई नई इत्तला नहीं आ रही एग्जैक्टली, अब वो वर्ड रिपीट्स भी नहीं करने ज़्यादा, कुछ भी नहीं। अब वो एक लाइन है ना आपके पास, अब आप चाहो तो वो एक लाइन आप रिपीट कर सकते हो और आपको नहीं पता वो आपको 2 घंटे तक भी रिपीट करनी पड़ सकती है। हो सकता है आपके पास नुमाइंदा ना आए, बिकॉज वो नुमाइंदा बेचारा हो सकता है घर से अभी मुंह धो के निकल रहा हो साइट के लिए और वो 2 घंटे दूर हो जो भी उसकी साइट है। तो आपके पास सिर्फ इतना है कि खुदा न खास्ता हादसा हो गया या फ़ज़ान को प्यास लगी है। अब क्या करो आप? अब आप कर रहे हो। अब ये एंकर की इंटेलेक्ट पे डिपेंड करता है, उसकी हाजिर दिमागी पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कितना स्ट्रेच कर सकता है और कितनी कंफर्टेबली कर सकता है। इतना आसान नहीं होता आजकल न्यूज़ एंकर्स के लिए। ऐसे अच्छा एक ज़माने में जब आप कह रहे थे उस वक्त बड़ा वो जब ऑब्वियसली जब धमाके होते थे वो बहुत सनसनी वाला जब एलिमेंट आया था, वो यहाँ पे कान में कहा जाता था कि लाउड हो जाए, ज़रा ब्रेकिंग न्यूज़ है, ज़रा थ्रिल पैदा करें, कहा जाता है। अच्छा। और सिर्फ ये धमाके या उसके लिए नहीं, ये हर ब्रेकिंग के लिए एट टाइम्स कहा जाता है। अभी तक कहा जाता है, अभी तक कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये एनर्जी डालें, हर प्रोड्यूसर का कहने का अपना तरीका होता है। कुछ लोग डायरेक्टली ये नहीं कहते कि लाउड हो, लेकिन कुछ लोग तो बड़ी डायरेक्टली ये भी कह देते हैं कि लाउड हो, हाँ ज़रा ऊंचा, ज़रा गरजदार आवाज़ में वो करके। तो बट जियो में ये चीज़ थोड़ी मुख्तलिफ है, चीखने चिंघाड़ने को नहीं कहा जाता आपको। हाँ, ये एट टाइम्स जियो के प्रोड्यूसर्स ने भी मुझे ज़ाती तौर पर, आई डोंट नो अबाउट एनीवन एल्स, मुझे ज़ाती तौर पर ये कहा है थोड़ी एनर्जी डाल दें। इमेजिन मुझे का अच्छा थोड़ी एनर्जी के साथ हाँ, मेरा ख्याल है मेरे को एंकर्स को भी 1-2 दफ़ा कहा है मैंने, IFB में सुना है। तो आप क्या करती हैं इससे? आप रिस्पांस देती हैं, आप करती हैं, उसकी बात मानती हैं, आप उनको आर्ग्यू करती हैं? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मैं अनफॉर्चुनेटली बड़ी बागी एंकर मशहूर हूँ। अच्छा। हाँ, मैं आई डोंट नो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मेरे साथ ये हमेशा का प्रॉब्लम है जिसको मैं कंटेन किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको पूरी तरह से मुझे सही करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है ये मेरी USP है, दैट आई एम वेरी कैजुअल विद कैमरा एंड स्क्रीन। ओके। मैं कैमरा के साथ ऐसे इंटरेक्ट करती हूँ जैसे मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है, Amazing. जैसे मैं किसी ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करती हूँ। एंड दैट हेल्प्स मी स्टे नेचुरल, दैट हेल्प्स मी टू यू नो टू कनेक्ट बेटर विद माई ऑडियंस। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आने से पहले बड़ी स्टिफनेस होती थी और अब मैं देख रही हूँ कि बड़े अरसे से वो रुझान ख़त्म होना शुरू हुआ है, और बल्कि अब जो आने वाले लॉट है जो अभी काम कर रही है, सब ने अपनी जो कंफर्टेबिलिटी है थोड़ा उसको बेहतर किया है और अपने आप की थोड़ी स्टिफनेस कम की है। सो आई टेक इट एज अ पॉजिटिव साइन फॉर माई सेल्फ कि वो चीज़ यू नो बिल्कुल ऐसी है। वो चीज़ फिर शो में आपकी जब आपकी जी हाँ, मुझे ट्रांजिशन करने में उसने बड़ा मदद की, बिकॉज मैं नेचुरली जब मैं उसमें भी बैठती थी, बुलेटिन में भी बैठती थी, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी कैजुअल थी। अच्छा। फॉर बुलेटिन्स अगेन मैं ये नहीं कहूँगी वो गलत चीज़ थी, मुझे नहीं लगता वो गलत चीज़ थी। हाँ, थोड़ा सा कंटेन कर सकती हूँ मैं अगर अब देखूँ पीछे मुड़ के तो। और मैं बुलेटिन में भी उसी तरह से कुछ डिग्री तक कैजुअल होती हूँ, जिसको अब मैं देख रही हूँ सबने फॉलो करना शुरू किया है। ऑडियंस को भी अच्छी लगती है। हाँ, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज़ फॉलोइंग इट ना। बिल्कुल। तो अगेन वही मुझे इस तरह लगता है कि सबको बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ अ टेस्टमेंट टू इट कि एवरीबडी एल्स इज़ फॉलोइंग इट टू। अब बॉडी लैंग्वेज भी लोगों में आने शुरू हो गई है, अब स्टिफनेस भी कम हो गई है। अब अगर बाल थोड़े से साइड पे नहीं भी बने होते तो इतना लोग बॉदर नहीं करते, कोई मसला नहीं है। वो प्रॉपर तो मैं जब हाँ सॉरी अच्छा मेरी तो ट्रेन चलती है तो फिर बंद नहीं होती। नहीं क्या करें प्लीज। खैर तो मेरे लिए ट्रांजिशन थोड़ी आसान थी। मेरे लिए नेचुरली वो जो फ्लो था, प्रोग्राम का फ्लो था, वो मज़े का था। और प्रोग्राम भी ऐसा जिसमें गप लगानी है, हम बैठते गप लगानी जिम्मेदारी के साथ, डिस्क्लेमर, हम बैठते ऑब्वियसली वी गो इन विद अ सेट पैटर्न एंड अ सेट यू नो पैनल ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन जब हम डिस्कशन में बैठते हैं तो जैसे यहाँ पर हो रहा है कि एक सवाल से दूसरा सवाल निकलता है, बात से बात निकलती है,
तो वो वाला फॉर्मेट मुझे बड़े मज़े का लगता है और मैं उसमें बड़ी जल्दी अच्छा, आप इस बिकॉज ऑफ फॉर्मेट माई में करते हैं कि बात से बात निकलने वाला ऑप्शन होते हैं उसके अंदर, जो सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं आपको कि नहीं ये नहीं क्वेश्चन बस बिल्कुल पूछ बात लो? से बात, हम एक टॉपिक लेके बैठते हैं। अच्छा, वैसे मैंने एक ज़माने में रिपोर्ट का जब देखा था उसमें तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस से बिल्कुल सेट क्वेश्चन है उसमें, हाँ ना बिल्कुल ऐसा ही होता उसमें था, होता था। अब बिल्कुल ऐसा ही गपशप वाले होता उसमें हो था, रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होता था। जो मेरे आने से पहले फॉर्मेट था और अभी भी कुछ हद तक ये होता है कि और मेरे से पहले ख़ास तौर पे यही था फॉर्मेट कि आपके पास एक बुनियादी सवाल आएगा कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं है, हाँ या ना। हाँ या ना। आपको 2 मिनट मिलेंगे या 2.5 मिनट मिलेंगे, आपने उसके अंदर अपनी तकरीर करनी है और हाँ या ना में जवाब देना है और फिर एग्जैक्टली और फिर अगले उसके ऊपर चलेंगे। फिर वो अपना जो भी उन्होंने कहना है अगला पार्टिसिपेंट मौक़िफ़ देगा। एंकर की इनपुट थोड़ी कम होती थी। आई सॉर्ट ऑफ चेंज दैट। कई बार होता है कि हम जो आपस में पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑब्वियसली शो का फॉर्मेट यही है कि आपस में एक दूसरे से वो जो भी अपने व्यूज़ हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको एक्सचेंज करते हैं या उनको फाइट आउट करते हैं, रिबट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, जैसे किसी भी असम्बली में होता है कि एक इख्तलाफ में, एक हक में और आपस में वो अपने मौक़िफ़ को जस्टिफाई करते हैं, डिबेट होती है। फॉर्मेट वही है, वी लेट द 2 पार्टिसिपेंट्स डिबेट इट आउट। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि वो पार्टिसिपेंट को एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है या नहीं हो रहा होता है, मेरे जहन में कुछ सवाल आ रहे हैं, होता है ना, एंकर डमी तो नहीं है, उसको काउंटर क्वेश्चन आ जाता है। कई दफ़ा किसी पार्टिसिपेंट ने कोई ऐसी बात की विच डजंट मेक सेंस, तो मेरा मसला है, मैं फिर वहाँ पर बैठी हूँ, डमी नहीं बैठ सकती। अच्छा, फिर मुझे आई हैव टू रिएक्ट एंड आई हैव टू आस्क व्हाई, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, या मुझे क्लैरिटी नहीं है तो मैं पूछ लेती हूँ कि इसको जस्टिफाई करें, सॉरी मुझे समझ नहीं आया, या आई एम श्योर कि हमारी जो बाकी ऑडियंस है शायद उनको भी समझ ना आया हो, तो उनके लिए भी थोड़ा प्लीज़ हेल्प एक्सप्लेन। सो आई स्टार्टेड ऑफ विद दैट, लाइक स्मॉल इंटरजेक्शंस, क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज अ ह्यूज प्रेशर इनिशियली। जितना मर्जी हम हीरो बन लें कि हाँ मेरे फ़्लो के मुताबिक था प्रोग्राम, मैंने बड़ा ईजीली स्विच कर लिया, लेकिन फज़ान ऑनेस्टली जब आप इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री के नामों के साथ बैठे होते हो एंड यू स्टिल रिलेटिवली वेरी न्यू, तो आपकी ना 10 मिनट के लिए दिल रुक जाता है कि भाई कुछ मैंने भंड कर दिया तो, कुछ डिसरिस्पेक्ट हो गई तो, ऐसा सवाल पूछ लिया जो बिल्कुल ही जिसकी कोई सेंस ना बनती हुई, क्योंकि शुरू में आपको वो भी मसले मसाइल होते हैं, यू नो, योर थोड़े आप सेल्फ डाउट में भी होते हो जब आप इतने इंडस्ट्री के बड़े नामों के साथ बैठे होते हो, बट देन यू बिल्ड ऑन टू इट। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद स्मॉल इंटरजेक्शंस और अब अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन 3.5 years 4 years आई थिंक। तो अब तो मैं इतनी लिबर्टी ले जाती हूँ कि मैं कह देती हूँ कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई है, ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। अच्छा। लेकिन माशाल्लाह देर इतने बड़े दिल हैं सबके और इतने बड़े ज़र्फ़ हैं सबके कि सब बड़ी अच्छी तरह उसको जस्टिफाई भी करते हैं और उसका जवाब भी देते हैं, जो आई थिंक एक्चुअली जर्नलिज्म की ट्रू स्पिरिट है कि कोई सवाल गलत सवाल नहीं है, और अगर अगले को आपकी बात समझ नहीं आ रही है फॉर वट एवर रीज़न, कुछ भी हो सकता है ना भाई, नहीं अगले की सोच वहाँ जा रही, तो आप उसको तहम्मुल से बिल्कुल सुकून से उसको जस्टिफाई करो और अपना पॉइंट समझाने की कोशिश करो। अगर उसको फिर भी समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। आपका पॉइंट टेबल पे आ गया ना, वो उसका आपका मकसद तो पूरा हो गया, फिर वही हो सकता है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा ही है। खैर ये आपने ओवरऑल जो बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए और ओवरऑल कंटेंट इंडस्ट्री के लिए जो कैजुअलनेस है और जो मशीनी अंदाज में बोलने वाला रुझान है ना, उसको बहुत डिस्करेज, और लोग उसको नहीं, ये जो पॉडकास्ट वाला इतना ज़्यादा फॉर्मेट चला, ये क्यों चला? ये सारी की सारी कैजुअलनेस और ये इनफॉर्मेलिटी और मशीनी अंदाज से दूरी की वजह से आई थिंक चल रहा है कि अब जो हैं जैसे हैं वैसे नज़र आए ना, ये किस किस्म के अल्फाज बोलते हैं और किस किस्म की, तो आई थिंक ये तो बड़ा ज़रूरी है। लोगों के लिए आई थिंक रिलेटेबिलिटी का फैक्टर मिसिंग था, क्योंकि मैं जब खुद देखती थी न्यूज़, जब मैं न्यूज़ मीडिया में नहीं थी, उससे पहले मुझे एलियन लगते थे ये लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता था ये तैयार शैयार होके, काम वाले कपड़े पहन के, सूट टाई पहन के, प्रॉपर होके, जेल्ड बैक है, यू नो, आ जाते हैं और इतने मुश्किल अल्फाज बोलते हैं जो कई दफ़ा मुझे समझ ही नहीं आते। मुझे न्यूज़ समझ ही नहीं आती थी, जो सच बात है। मुझे या तो मुझे पढ़ना पड़ता था उसके बारे में जाके अंग्रेज़ी अखबार पे,
वेबसाइट पर, या तो मुझे जाकर उसको समझना पड़ता था मुख्तलिफ सोर्सेज से, या मुझे किसी से गप लगानी पड़ती थी इफ़ आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, वरना न्यूज़ बुलेटिन्स की तो क्वाइट ऑनेस्टली नहीं समझ आती थी। फिर जब मैं आई और मैंने उसको दोनों साइड्स ऑफ द पिक्चर मुझे क्लियर हुई, एक वो जिस पे अब मैं काम कर रही थी और एक वो जिसमें मैं पहले रह के आ चुकी थी, और एज अ व्यूअर मैं स्विच ऑफ कर जाती थी कई दफ़ा जब व्हेन आई एम नॉट ऑन स्क्रीन, सो आई टेंड टू ऑब्जर्व अदर पीपल एज वेल कि क्या चल रहा है, या यू नो जनरल आउटलुक कैसी है, तो मुझे उसमें भी नहीं समझ आती थी। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये ऑब्जर्व किया कि जो डिस्कनेक्ट है ना, ये इसीलिए है बिकॉज मुझसे पहले जो लोग आए थे वो मुझसे बड़ी जनरेशन के थे, हमारे में काफ़ी गैप था। ऐसे ही मेरे बाद जो आए अब शायद उनसे गैप हो, लेकिन मुझ में और मेरे आने वालों में सीन ये था कि हमारा काफ़ी डिस्कनेक्ट था मिलेनियल्स का टू द पीपल दैट वर ऑलरेडी इन द फील्ड दैट वी यूज्ड टू सी ग्रोइंग अप। नहीं कनेक्ट कर सकते थे हम। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो बात कनेक्ट की, और अब जो न्यूज़ एंकर्स हैं वो उस चीज़ को समझ रहे हैं, उन्होंने शायद खुद भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, और जो पुराने एंकर्स हैं जो काफ़ी अरसे से चलते आ रहे हैं उन्होंने भी इस चीज़ को अडाप्ट किया। सही हो गया। तो खैर आपकी ओवरऑल वो हो गई। आपकी मतलब पर्सनली जब आप स्विच किया और जब पहला शो आपने करना था और आपने जब न्यूज़ कास्टर से न्यूज़ एंकर बनना था आपने पहला शो, तो उसकी कोई स्टोरी शेयर करें, वो क्या सीन हुआ था? अच्छा, एक तो मैं कैजुअली आई वॉज अ स्टैंड इन होस्ट फॉर मुख्तलिफ शोज़। जैसे मैं जब न्यूज़ एंकरिंग कर रही थी तो मैं जियो पाकिस्तान शुरू में करना शुरू हुई, जब हुमा छुट्टियों पे जाती थी या कोई भी वो जो मॉर्निंग शो आपका मॉर्निंग शो जो है, जब हुमा छुट्टियों पे जाती थी, जो उनकी परमानेंट एंकर हैं वो छुट्टियों पे जाती थी, तो मैं उनकी जगह आके शो करती थी जितने भी दिन वो गैर हाजिर होती थी। फिर इसी तरह से शुरू में जब अब्सा कोमल, क्योंकि वो मुझसे पहले शो कर रही थी, पहले आयशा बख्श ने स्टार्ट किया, फिर वो चली गई, छोड़ गई। जब वो छोड़ गई तो अब्सा कोमल टुक ओवर। अब्सा ने मेरा ख्याल है 2-2.5 साल शो को किया बड़े ज़बरदस्त तरीके से। तो मुझे कुछ ना कुछ आइडिया था, लेकिन वो उसमें मुझे ये लिबर्टी नहीं थी कि मैं अपनी तरीके से शो को चला सकती हूँ। उसमें ये वाला सीन था कि बस वही सवाल आता था और आप बता दें, आप बता दें, आप बता दें, आप बता दें, अल्लाह हाफ़िज़। थोड़ी बहुत तो वो ज़ाहिरी बात है बागी एंकर ना कहीं ना कहीं छोटी मोटी ग्लिम्पसेस आ जाती हैं उसकी, लेकिन ज़्यादातर वही चीज़ थी। लेकिन जब खुद से बंदा करता है ना और आपको ये पता चलता है कि नाउ यू आर अकाउंटेबल फॉर द शो, अच्छा हुआ आपसे पूछा जाएगा, बुरा हुआ आपसे पूछा जाएगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। बिल्कुल ऐसे। मैं साथ साथ न्यूज़ एंकरिंग भी कर रही थी, तो वो उस तरह तो ट्रांजिशन नहीं था कि मैंने बिल्कुल एक चीज़ छोड़ दी और दूसरी चीज़। अच्छा, साथ साथ वो भी कर रही, दोनों साथ साथ वो भी कर रही थी, चल रहा था ये? मैं साइमल्टेनियसली चल रहा था। मैं अभी लास्ट ईयर तक कर रही थी। अच्छा, ये तो बड़ा हेक्टिक हो जाता होगा। मैं 3 बजे का बुलेटिन भी कर रही थी। शो की थकावट और शो की तैयारी की प्रॉपर एक अलग से काम है ये। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं अभी लास्ट ईयर तक कर रही थी, मैंने इस ईयर आके अब आई हैव शिफ्टेड सोली टू द शो। ओके। बट वो वाला सीन बताएं जब आपको बताया गया कि आज से तुम जो है वो रिपोर्ट कार्ड की होस्ट और रिपोर्ट कार्ड की एंकर। कोविड के दौरान। अच्छा। पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। हाँ, इस गुस्से की स्टोरी है कि हम लोगों को ना एक हफ्ता ऑफ मिल रहा था कोविड के अंदर। कोविड की लॉकडाउन में था और सबकी छुट्टियां चल रही थी, और जियो ने कुछ अपना मॉडल इस तरह से बनाया था कि रिसोर्स कंजर्वेशन पे चल रहे थे। 2-3 इन्होंने टीम्स बना दी थी, एक हफ्ता एक टीम काम करती थी, अगला हफ्ता दूसरी टीम काम करती थी और टीम ए को रेस्ट मिलता था। तो आई वॉज वन ऑफ द टीम्स नॉर्मल बुलेटिन के लिए, और मुझे यही था एक हफ्ता हम अय्याशी करेंगे, घर पे आराम करेंगे। तो ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ ना, यूनिवर्सिटी के बाद से हम वो कर रहे थे, काम कर रहे थे, उसके बाद हम छुट्टी कभी मिली नहीं, हमारी तो समर वेकेशंस हो गई। मैंने कहा अच्छा एक हफ्ता काम करेंगे, एक हफ्ता घर पे बैठेंगे, अय्याशी करेंगे, मज़े आएंगे। वैसे ऐसे कहना नहीं चाहिए, बड़ा बुरा टाइम था वो, लेकिन छोटी छोटी हम गरीबों की खुशियाँ। तो मैंने कहा बड़ा मज़ा आएगा वो। मैंने 3 दिन थे इनटू लॉकडाउन, या आई थिंक 4-5 डेज थे इनटू द लॉकडाउन छुट्टियाँ, कि मुझे कॉल आई कि वो कल से आपने शो करना है। पहले मुझे अच्छा सर कर लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मुझे था शायद वैसे ही थोड़े दिन के लिए या एक आध हफ्ते के लिए। पहले तो मुझे हुआ कि यार क्या मुसीबत है। अच्छा, शुरू में आपको फटीग लगी आपको? शुरू में मुझे कि यार एक्स्ट्रा काम, छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं वो। फिर थोड़ी सी जब मैं सेंसेस में वापस आई, मैंने कहा अच्छा यार शायद अच्छा एक हफ्ते के लिए करना है वो।
तो मैंने सोचा इनिशियली शायद ऐसे एक आध हफ्ते के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन पे चल रहे हैं, तो फिर अच्छा, ये कम्युनिकेट नहीं किया कि अब परमानेंट आप हो गई हैं? नहीं, उस वक्त मुझे नहीं पता था, सही, बिकॉज इनिशियली वजीसानी कर रहे थे अब्सा के बाद, ठीक है। तो मुझे था कि शायद वो रिसोर्स कंजर्वेशन की वजह से एक आध हफ्ता करने हैं वो एक हफ्ता जब ख़त्म हुआ उसके बाद फिर मुझे कॉल आई प्रोड्यूसर की कि अरीना नाउ यू गोइंग टू डू इट परमानेंटली। ओह, तो ये छुट्टी वुट्टी भूल जा कुछ नहीं है। तो 2 मिनट के लिए आई वाज लाइक अच्छा सीरियसली, अच्छा मैं कर रही हूँ सीरियसली। अच्छा वो बड़ी डिसबिलीफ की मोमेंट होती है, आप ये भी कहते हो कि यार अच्छा बड़ा ज़बरदस्त चीज़ भी हुई है। फिर मुझे ऐसा लगता था अभी मेरे पास बहुत कुछ सीखने को है, तो मुझे लगता था अच्छा इतनी अर्ली ऑन इतने बड़े बड़े फील्ड के नामों के साथ, उस वक्त हमारा पैनल अभी भी माशाल्लाह बहुत तगड़े नाम है हमारे पास। उस वक्त हसन निसार साहब, बाबर सत्तार साहब हुज़ अ सिटिंग जज नाउ, हमारे पास बहुत बड़े नाम होते थे। तो मैं हफीज़ुल्लाह न्याई साहब, तो मैं 2 मिनट के लिए ज़रा आई वाज टेकन अबैक कि अच्छा यू नो आई हैव टू डू इट, कैन आई डू इट। देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ प्रेशर वैसे। मैं उसी चीज़ में चली गई उस फेज़ में कि अगर यू नो आई रियली हैव टू स्टेप अप माई गेम। अगर खुदा ना खास्ता अर्ली ऑन इतना कोई भंड हो गया कोई चीज़ हो गई तो फिर मेरे ऊपर वो स्टैम्प तो नहीं हमेशा के लिए लग जाएगी कि यू नो आई हैव अ लॉट टू लर्न राइट नाउ, कि शी डजंट नो एनीथिंग, या इतनी जल्दी इसने कर लिया है क्या कर लिया। बट देन अगेन वही आपके दिमाग में ही सब कुछ चल रहा होता है, ऐसा ही है। वंस यू ओवरकम आपके दिमाग में क्या चीज़ होती है तो फिर अब आपको पता चलता है कि यार टेंशन ही हर चीज़ हो जाती है। बट देन आई वेंट ऑन टू इट। फिर बड़ी खुशी हुई जब पहले दिन बैठी तो थोड़ा सा डर था, 3 दिन के बाद सब सेट हो गया। फिर मैंने कहा ऐसी की तैसी। अच्छा, हाँ, शुरू में मैंने घर आके टेंट्रम्स भी बड़े किए थे क्योंकि वो इतना प्रेशर होता था। तो समटाइम्स यू एक्ट वेरी ब्रेव ऑन स्क्रीन, आप करते हो कि यार हाँ हाँ आप बता दें, हाँ जी ये ऐसे नहीं वैसे नहीं। लेकिन जब आप उस रिकॉर्डिंग के बाद जब कट होता है कैमरा, लाइट्स ऑफ होती हैं, तो ना वो इट जस्ट कैचेस अप विद यू। ये अदर साइड है ऑफ न्यूज़ एंकर्स या पीपल हु वर्क इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कि वो जो प्रेशर होता है आपके ऊपर, इट सिंक्स इन द मोमेंट यू गो ऑफ एयर, क्योंकि उस वक्त तो कैमरा सामने है ना, आप कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल। घर जाके फिर मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी भी होती थी, मैं थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन भी करती थी कि यू नो प्रेपिंग फॉर द नेक्स्ट डे, कि किस तरह से इसको आराम से लेके चलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, प्लानिंग अहेड, फोकसिंग ऑन माई कॉन्टेंट। लेकिन फिर आपको एक आध हफ्ता लगता है, 2-3 हफ्ते लगते हैं जस्ट टू गेट इन द फ्रेम ऑफ माइंड, चीज़ों को ज़रा सिस्टमेटिक करने में, क्योंकि मैं ऐसी बात हूँ, मुझे हर चीज़ ना वेरी पर्टिकुलर चाहिए होती है, एंड आई हैव टू मेक अ सिस्टम, आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड लाइक दैट। तो मैं सिस्टम में लेके आते हो चीज़ों को, थोड़ी सी आपकी ग्रिप स्ट्रांग होती है चीज़ों के ऊपर, क्योंकि शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपने कंटेंट के ऊपर काम करने की बड़ी ज़रूरत है। बट देन व्हेन यू रीड थिंग्स, व्हेन यू नो अपना एक्यूमेंट बिल्ड करते हो, चीज़ें बिल्ड करते हो, चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हो, अपना सिस्टम डेवलप करते हो, किस तरह से टाइम मैनेज करना है उस चीज़ को डेवलप करते हो, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से आके चीज़ें, तो इट टुक मी अबाउट आई थिंक 3 weeks और a month। अच्छा, फिर चीज़ें स्मूथ हो गई थी, मुकम्मल कंट्रोल में कर फिर लिया। मुकम्मल तो मैं आज तक नहीं कहूँगी, मुकम्मल तो नहीं कभी नहीं, भी नहीं हो सकती। अपने ऊपर और सिचुएशन के ऊपर। हाँ, सीखता तो बंदा हमेशा रहता है। अच्छा, ये आपने उस वक्त का पैनल बताया, ये हमेशा से मेरे ज़हन में आता था, बल्कि मैं जो भी इस तरह सीनियर तजिया निकाल के साथ एक बेचारी कोई एंकर वगैरह, आप तो नहीं कह रहे लेकिन कोई बैठे होते हैं ना किसी और स्क्रीन पे, तो मैं कहता हूँ यार एक आजमाइश में फंसे हुए हैं, उसकी हर बात पे हाँ मिलाना है, कोई मेरे मुताबिक कर रहा है, कोई ये कर रहा है वो कर रहा है, और वहाँ पे आपके साथ एट ए टाइम हसन निसार और हफीज़ुल्लाह न्याजी को एक फ्रेम में एक स्क्रीन के ऊपर वो बर्दाश्त करना, तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हैंडल करना ये तो बड़ा, क्योंकि वो बाजू का आपस में बहुत सख्त बड़े लाउड हो के वो करते थे ना, तो उसमें आप पे जिम्मेदारी है कि इसको कूल डाउन करें, वो करें। तो नहीं अभी भी है, लेकिन वो वाला जो था ना, वो जो लाउडर वॉइसेस हैं बहुत ज़्यादा, वो किस तरीके से आप फिर उसको मुश्किल नहीं हो जाती होगी? काफ़ी मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाती है एट टाइम्स। अच्छा बहुत मुश्किल हो जाती है। आपने कोई स्टोरी रोकी है अंदर? हाँ, आप बताएं, बहुत सारी स्टोरीज रोकी है मैंने। ऐसा ना करें। अच्छा छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है ना, इतने बड़े बड़े नाम होते हैं, तो फिर कैसे कंटेन या कैसे क्या हो सकता है। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। कुछ चीज़ें तो ऑन एयर भी हुई, कुछ चीज़ों का काफ़ी इशू भी बना। अच्छा, और अगेन वही मोमेंटरली तब मुझे ये लगा कि शायद यू नो
यार ये बड़ा ब्लॉट क्योंकि अगेन वही यार कई दफ़ा ना आपके जो सीनियर्स होते हैं वो बड़े अनफॉरगिविंग भी हो जाते हैं। वो कई दफ़ा ये भूल जाते हैं कि हम भी इसी प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, हमने भी बड़े बड़े भंड मारे हुए हैं, बट चलो हैंडल कर लेते थे। या सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था कि हर चीज़ एकदम से इंस्टेंटली वायरल हो जाती थी, तो वो उसी वक्त आपको जो धूल मिट्टी होती है वो भी आपके सर में ही आती है। खैर, तो वो अनफॉरगिविंग भी हो गए काफ़ी लोग उस वक्त ना, जिस वक्त सारा का सारा, स्पेशली वो हसन निसार वाला इंसिडेंट हुआ था जब। अच्छा, हसन साहब वाला इंसिडेंट हुआ जो कि आप अभी नहीं एक्सप्लेन करना चाहिए, वो क्या वैसे? अच्छा नहीं, एक्सप्लेन नहीं, वो सबके सामने है वैसे और कि क्या हुआ था। हसन साहब ने शायद ऊंचा बोला था, शायद नहीं, हसन साहब ने ऊंचा बोला था, थोड़ी नोक-झोंक हो गई थी रीमा के साथ, लाइव शो था, ठीक है। हसन साहब ने ऊंचा बोला और काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोला और अपनी वही जो तल्ख टोन होती है उनकी, शदीद गुस्से वाली टोन, उसके अंदर बोला। रीमा और उनकी कन्फ्रंटेशन हुई और मेरे ऊपर बैकलैश इसलिए आया क्योंकि सब ने कहा कि मुझे मिटिगेट करना चाहिए था सिचुएशन को, या फिर उस वक्त अगर सिचुएशन ख़राब हो गई थी तो मुझे बेहतर तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए था। डिस्क्लेमर, मैं ये नहीं समझती कि बेहतर तरीके से हैंडल नहीं हो सकता था, यकीनन बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन जो बंदा उस वक्त बैठा होता है ना स्क्रीन पे, उसको पता होता है कि क्या है क्या नहीं है, उसने किस तरह से हैंडल करना है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल गिव हसन निसार बैड रिप्यूट, या काफ़ी लोगों का ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा लाउड, बड़े गुस्से में रहते हैं और बड़े चीखते चिंगारते रहते हैं। एग्जैक्टली, मतलब उनको काफ़ी टफ टाइम देते हैं इस चीज़ के ऊपर, उनके स्टाइल के ऊपर। मेरे ख्याल में कि 80 साल के, तो वो 70-80 साल के होंगे, मेरे जितनी मेरी उम्र है उतना उनका तजर्बा है, या शायद उससे ज़्यादा। अगर उन्होंने उसी तरह से प्रैक्टिस की है और एक ज़माना था उनको लेके आए उनकी इसी स्टाइल की वजह से, नो बाज होल्ड, उनको सुना जाता है, उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है उसी स्टाइल की। मैं ये नहीं कह रही, जस्टिफाई नहीं कर रही वो सही है गलत है, ये 2 मिनट के लिए साइड पे रखना पड़ेगा, बट लोग हैं जो उनको सुनते हैं। एम्पैथाइज कर रही हैं आप फिलहाल? नहीं, मैं एम्पैथाइज भी नहीं कर रही हूँ, मैं एक फ़ैक्ट बयान कर रही हूँ कि लोग उनको सुनते हैं उनके स्टाइल की वजह से। मेरी जितनी उम्र है उतना उनका तजर्बा है उसी स्टाइल की वजह से। अगर आप 80 साल में किसी को आके बताओ कि बाबा जी, उनसे बाबा जी कि सर आप को ये ज़रा बेहतर करने की ज़रूरत है, तो आपकी उनसे एक्सपेक्टेशन तो हो सकती है, या आप उनसे रिक्वेस्ट तो कर सकते हो कि सर वो ज़रा बेहतर कर लेंगे अपने आप को, या ज़रा इम्प्रोवाइज़ कर लेंगे, या अपना स्टाइल ठीक कर लेंगे, लेकिन नेसेसरीली ऐसा हो नहीं सकता। वो अभी भी बैठे हुए, वो अभी भी उसी तरह से बोलते हैं, एंड दैट्स व्हाट ही इज़ फेमस फॉर। सो आप, ये आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है माजरत के साथ। बाबा जी काट रहे हैं कि डाल रहे हैं? मर्जी है आपकी। नहीं, आप जैसे कहेंगे तो है, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। तो इसमें कुछ झूठ तो नहीं है। अगर वो सुने, लेकिन ठीक है, हसन निसार की लैंग्वेज है, पूरा वो एज का वो पूरा फैक्टर है, उनका एक लंबा तजर्बा है उसके साथ ही वो, लेकिन उनकी एज के और भी बहुत से लोग हैं जो बड़ी तहजीब और शाइस्ती की बड़े धीमे लहजे में बात कर रहे हैं। तो आई थिंक इनको भी थोड़ा सा मतलब ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए और एक स्क्रीन पे एक नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के आई थिंक वो थोड़ा सा देना नहीं चाहिए फीडबैक कि आप ऐसे ना करें, ऐसे। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि हसन साहब जो कर रहे हैं वो ठीक है, सही है, मैंने कहीं नहीं कहा, मैं उनको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रही। हाँ, नहीं, आपका काम है। हाँ नहीं, देखो, चीखना चिंघाड़ना तो इज़ अनएक्सेप्टेबल, और चीखना चाहिए भी नहीं, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज़, आप एक बंदे को लेके आते हैं फील्ड के अंदर, और उसको लेके इसीलिए आते हैं बिकॉज वो रेटिंग देते हैं आपको। exactly, वो ऊंचा बोलते हैं, वो बेलाग बातें करते हैं, जो दिल चाहता है, जो आता है वो करते हैं, कहते हैं। सही है। वो अगले को जिस मर्जी अंदाज में चुप करा देते हैं, बट वो आपको अच्छा लगा, आपसे मुराद मीडिया के जो स्टेक होल्डर्स है जो उनको लेके आए, राइट, आपने उनकी वो चीज़ डेवलप होने दी। अब अगर आप 20-30 साल तक वो चीज़ डेवलप होने दोगे तो वो बढ़ती से बढ़ती चली जाएगी, आपको उसके ऊपर इनकरेजमेंट मिलेगी, तो वो फिर वो नहीं रहेगी कि आप उसके ऊपर इम्प्रूव कर सकते हैं या आप उसको बेहतर कर सकते हैं 30 सालों बाद आके। नो, फिर आप उसके ऊपर उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि सर अगर इसको ऐसे कर लें या इसको ज़रा आप धीमे हो जाएं तो बेहतर है। सही है। आप फिर आपकी वो एक्सपेक्टेशन रहेगी और आपकी रिक्वेस्ट रहेगी, वो करें ना करें वो फिर उनका इख्तियार है, क्योंकि एक बहुत लंबा अरसा था जिसमें उनको और उस अंदाज को आपने चढ़ाया और आपने जस्टिफाई किया, ऐसे ही है, ग्लैमराइज किया बल्कि आपने उसको ग्लैमराइज किया। यार ये बिल्कुल ऐसे ही है, माजरत के साथ ये बिल्कुल ऐसे ही है
जैसे हमारे कल्चर की बहुत सारी बातें हैं, या हमारे से जो बड़ी जनरेशन है, हमारे अम्मा अब्बा लेट्स से, बहुत सारी बातें हैं उनकी जो वो करते चले आए हैं, जो वो करते थे, जो एक तरह से ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में भी आती है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में भी आती है, वो गलत है। हम उनको अब बता सकते हैं कि अम्मा अब्बा ये गलत है, ऐसे नहीं होता है, ऐसा प्लीज़ नहीं होता है। हम उनसे होप कर सकते हैं कि वो सीख सकते हैं, वो उससे यू नो दे विल टेक अवे लेसन्स फ्रॉम इट। लेकिन क्योंकि उनकी हैबिट्स अब डेवलप हो गई हैं, अब ऐसा ही है कल्चरली, हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल हमारा कल्चर ये चेंज होना चाहिए, बट दैट कैन ओनली बी, वी कैन ओनली होप फॉर इट एंड वी कैन ओनली स्ट्राइव फॉर इट कि अगली जनरेशन ऐसा ना करे। अब वो जो पिछला बंदा है उसको हम ज़बरदस्ती क्या करेंगे हसन निसार को। ओके ऐसा ही है। नहीं आपने अच्छा पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। रिपोर्ट कार्ड बस आखिरी सवाल है, आखिरी बात करेंगे। हाँ, please। भट्टी साहब के बगैर जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। यार अल्लाह पाक ने उस बंदे को बहुत इज्जत दिया है। पता है मैं ना बड़ी इन ऑ होती हूँ पर्सनैलिटीज़ के, उनके जिनको अल्लाह पाक इतना नवाजता है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, एंड आई माशाल्लाह ट्रैवल अ लॉट, सो मुझे जहाँ पर भी देसी मिल रहा है ना, जहाँ पर देसी मिला मुझे अमेरिका में देसी अगर मिला है, मुझे यूके में मिला है, मुझे इवन यूरोप में जो देसी मिला है, हर किसी ने मुझसे भट्टी साहब का पूछा है। एवरीबडी आस्क्स अबाउट भट्टी साहब। तो अल्लाह पाक ने ऐसी उस बंदे को इज्जत दी है कि मैं तो बड़ी रश्क में हूँ कि आपका निकनेम भी उन्होंने रखा हुआ ना, इसलिए आपसे लोग ज़्यादा रिलेट करते हैं। मैडम शेख। बहरहाल अच्छा शो है, इंशाल्लाह हम देखते रहेंगे। खैर आगे चलते हैं, आपकी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ चल रहा है भट्टी साहब के बारे में कि नहीं, वी वर टॉकिंग अबाउट, सॉरी ऑफ स्क्रीन पूछ रहे थे हम। भट्टी साहब के बारे में बता दें क्या? नहीं वो था, आप कह रहे थे कि पता नहीं क्या, आई मेंशन दैट ही वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पीपल। हाँ वैसे उनके बारे में तासुर है कि पता नहीं वो फलां टाइप के आदमी है, फलां के लिए काम करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड। फलां टाइप के आदमी है, फलां तरह के तो लोग बहुत सारे लोग हैं, राइट? वो उनका जो भी पर्सनल जिसके लिए काम करते हैं, जिसके लिए नहीं करते, उनके एथिक्स क्या हैं, क्या नॉर्म्स नहीं है, आई थिंक आई एम नो वन टू जस्टिफाई दैट, ही इज़ हिज ओन पर्सन। लेकिन आई थिंक ही इज़ मिसअंडरस्टूड क्वाइट अ लॉट। लोग उनको वो बड़ा करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इस सेंस में कि ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, और ज़रा उनका एक स्टाइल राउडी किस्म का है, उनका पर्सोना उनका ज़रा इस तरह का है कि लोग कई दफ़ा कहते हैं यार ये क्या बंदा है, किस तरह से बात करे क्या नहीं, लेकिन वो बंदा दिल का इतना जेन्युइन है ना। एटलीस्ट मैंने तो इस तरह से ही, आप उस बंदे को ऑफ स्क्रीन उससे बात करो, वो बंदा किस तरह से उसकी स्ट्रगल किया है, एंड ऑल्सो वट एवर ही डिड, द मीन्स दैट ही टुक, दैट इज़ हिज ओन थिंग। बट यू नो बंदे का यहाँ से भी पता चलता है कि जब आप उसके साथ बात कर रहे होते हो तो वो कितना रवादार है, या वो कितना यू नो द रिस्पेक्ट, द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट ही गिव्स यू। एटलीस्ट मेरे और मेरे जो जानने वाले लोग हैं उनके केस में तो आई फाउंड हिम वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी रिस्पेक्टफुल, कि वो जितना राउडी और जितना इधर उधर बोलने वाले और जो मर्जी बोलने वाले ऑन स्क्रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कहा, और हमारी जो है ना अगली डिस्कशन जो है वो टेबल पे आ जाएगी कि बड़ा रिस्पेक्ट आपके करते हैं, लेकिन एज अ वुमेन आपने इस इंडस्ट्री के अंदर काम किया, और एक खातून के तौर पे आपने जो चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी, एक्सपीरियंस की होंगी, ये इंडस्ट्री और ओवरऑल जो हमारा वर्क एनवायरनमेंट है एज ऑफ नाउ, खातून के लिए एक उसके लिए कैसा है? अच्छा, जिस बबल में मैं बैठी हूँ माज़रत के साथ, मुझे तो यहाँ पर इस तरह लगता है कि चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं, काफ़ी बेहतर कह रही हूँ, लेकिन अभी हमें बहुत आगे जाना है। मैं एक प्रिविलेज पोजीशन से बात कर रही हूँ, प्रिविलेज इस सेंस में कि जिस इदारे में मैं काम करती हूँ वो जनरली ख़वातीन के लिए थोड़े से बेहतर उसकी रूल्स रेगुलेशंस और एनवायरनमेंट है, और दूसरा कि मैं इस वक्त अपने करियर के एक स्टेज पे हूँ जहाँ पर मैं अथॉरिटी की पोजीशन में हूँ, जहाँ पर मेरे पास इतना तजर्बा है और मेरे पास इतना क्या कहें इसको, मेरे पास इतनी अथॉरिटी है कि मैं किसी को शट अप कॉल भी दे सकती हूँ, या मेरे पास इतनी लेजर है कि मैं किसी को शट अप कॉल भी दे सकती हूँ। तो ये एक प्रिविलेज भी है, ऑल्दो तो राइट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी फील्ड में एक प्रिविलेज बन जाता है। जब मैं नई आई थी तब बहुत मसले मसाइल थे। अच्छा। तब एक तो हमारी फील्ड बहुत प्रॉब्लमेटिक है, पंजाब का मीडिया ख़ास तौर पे बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सेठिया कल्चर है,
वहाँ पर कौन किस तरह से एक्सप्लॉइट हो रहा होता है, ख़ासतौर पे हमारी जो बच्चियाँ हैं, मैं खुद उस सिस्टम का पार्ट रही हूँ, किस तरह से जो आपके प्रोड्यूसर्स, आपके वो स्टाफ जो कि किसी भी तरह से आउटपुट से रिलेटेड होते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं। ना सिर्फ अच्छा, एक्सप्लॉइटेशन के डिफरेंट तरीके होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई इस तरह की ऑफ़र करे या आपको कोई डायरेक्ट आके बोले कि यू नो डू यू वांट टू डू दिस या विल यू डू दिस, और डायरेक्ट अप्रोच करे। ये भी हो सकता है कि आपको घटिया तरीके से हिंट्स कराए। दैट ऑल्सो हैपेंड विद मी अर्ली ऑन एज वेल। कॉमेंट्स आते थे, चीज़ें आती थी ऑन योर वार्डरोब। इट कैन बी एज सिंपल एज कॉमेंट्स ऑन योर वार्डरोब। जब मैं करती थी, मैं स्पोर्ट्स सेगमेंट करती थी, ये बड़ा अजीब लगेगा बोलने के लिए, शायद कई लोग ये भी कहें कि यू नो कितनी बोल्ड होके बोल रही है या बहुत ही अजीब किस्म की बातें कर रही है, लेकिन आई थिंक इट्स ये बोलना चाहिए ताकि अगर कोई नई बच्चियाँ नहीं बोल सकती तो। मैं वेस्टर्न वेयर पहनती थी और तब जो हमारे माशाल्लाह से ठरकी लोग हैं मीडिया के अंदर, वो दे कुडंट हेल्प देमसेल्व्स, बट लड़की न्यूज़ रूम में एंटर होती है मेकअप लगा के, बाल बना के, सब ने पीछे मुड़ के देखना है। सबके कंप्यूटर स्क्रीन्स आ गए हैं डेस्क पे, सब ने पीछे मुड़ के देखना है क्या हो रहा है। कोई लड़की खड़े होके बात कर रही है किसी प्रोड्यूसर से, अपने किसी मेल कॉलीग से, किसी फीमेल कॉलीग से, कुछ भी काम की बात कर रही है वो, और काम में हंसी मजाक भी होता है। हम ह्यूमंस हैं ना। अब मैं आपसे यहाँ पे कैंडिडली बात कर रही हूँ, वी हैव अ फॉर्मल रिलेशनशिप, वी हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप, तो ये हमारे लोगों को समझ नहीं आता। और हमारे जो माजरत के साथ न्यूज़ रूम के लोग हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं समझ आता था। जब मैं होती थी, दिस इज़ अबाउट 2013, 14, 15 की बात, तब तो बिल्कुल भी नहीं उनको समझ आता था। आई एम होपिंग ओनली कि अब थोड़ा सा हो जाता हो, लेकिन अभी भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। हंस गया, कहकहा लगा लिया, जिस तरह आदमी 3 खड़े होकर साइड पे सुट्टा लगा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनका हक है कि वो हंस सकते हैं ऊंची आवाज़ में। तो अगर लड़की खड़ी है तो उसका भी हक है कि वो ऊंची आवाज़ में हंस सकती है, इफ़ शी स्टैंडिंग विद हर फ्रेंड्स, इफ़ शी स्टैंडिंग विद हर कॉलीग्स व्हाटसएवर। बट नहीं, क्या होगा, लड़की हंसेगी तो पीछे मुड़ के सारे देखेंगे भी क्या हो रहा है, सारे फिर आपस में कमेंट्स भी पास करेंगे, जज करेंगे। और फिर ये भी होगा कई दफ़ा कि इट कैन बी समथिंग एज सिंपल एज दिस, बट आपस में ना एक दूसरे की एक्सटेंशंस पे फ़ोन करके, अच्छा, तो ये भी हो। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे लोग आपको अनकंफर्टेबल फील कराते हैं ना, वर्किंग इन्वायरमेंट। इट कैन बी समथिंग एज सिंपल एज दिस। ड्रेसिंग के ऊपर आपके कमेंट्स करेंगे। एक खातून कॉलीग नेसेसरीली, अच्छा मैं बार बार एंकर्स का इसलिए कहती हूँ और अपनी मिसाल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम ना सिर्फ एक पोजीशन ऑफ प्रिविलेज में, बल्कि हमसे ना एक ये परसीव कर लिया जाता है, इम्प्रेशन दे लिया जाता है कि ये खातून है, ये ऑन स्क्रीन आती है और काम कर चुकी है काफ़ी, तो ये बड़ी डाडी खातून होगी, ये तो अगर इसको अप्रोच किया ना, ये मुंह भी तोड़ सकती है। हाँ, सीधी सी बात है। अगर हमारे साथ कोई ये लिबर्टी लेते हुए या कमेंट करते हुए या नज़र उठाते हुए हिचकता नहीं है ना, या उसको शर्म नहीं आती ना, तो वो बेचारी लड़की जो उस तरह से वोकल नहीं है, जो पता है कि उसकी बॉसेस से डायरेक्ट नहीं है, जो डेस्क पे बैठती है, जो रिसेप्शन पे बैठती है, जो मे बी मेकअप रूम के अंदर काम करती है, जो बैठ के आपके साथ वाली कुर्सी के ऊपर बैठी होती है, लेकिन बेचारी शायद उतनी आउटस्पोकन नहीं है, उतनी एक्सट्रोवर्ट नहीं है, उतना बेझिझक नहीं है, तो उसके साथ कितनी लिबर्टी लेते होंगे। बिल्कुल। उसके साथ सारा दिन बैठ के क्या होता होगा। एनीवेज, इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं। ड्रेसिंग के ऊपर भी कमेंट होती है। आई स्टिल रिमेंबर, मैं अभी ऑन एयर नहीं हुई थी, सही, मेरा आई थिंक स्क्रीन टेस्ट चल रहे थे या वो ऐसे ही चल रही थी, व्हाटएवर, पूरा गेटअप लेके हम लोग रोज़ ओसीज रिकॉर्ड करते थे फॉर ट्रायल्स। तो मुझे मेरे एसोसिएट प्रोड्यूसर होता था तब, अभी भी आई थिंक फील्ड में होगा, आई वोंट नेम हिम, बट आई एम श्योर ही नोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दुनिया की बात है। सही है। ही वाज इन चार्ज ऑफ मेकिंग एंकर्स ऑन स्क्रीन। ओके। तो मुझे एक दिन बुला के ना, तब मैं ऑन स्क्रीन नहीं हुई थी, 1 हफ्ता हो गया, वार्डरोब इश्यूज़ आ रहे हैं, वार्डरोब इश्यूज़ आ रहे हैं, वार्डरोब इश्यूज़ आ रहे हैं। व्हाट द हेल, क्या वार्डरोब इश्यूज़ हैं भाई? शुरू में नए होते हो ना आप, तो आप जितनी मैं आज धड़ल्ले से बोल रही हूँ उतनी नहीं बोल सकती थी मैं। वो रोज़ लाइन हाजिर कर लेते थे, जी अब वो ऑफिस में है जी, फ़लाँ साहब बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि न्यूज़ रूम में ही ऑफिस था, इतना कुछ नहीं, उनकी साइड पे यूँ डेस्क बनी होती थी,
कैबिनेट भी नहीं थी, वो डेस्क सी सामने बनी अच्छा। होती थी। तो जी सर आज क्या हो गया, आज नहीं ऑन एयर हो सकते। क्यों हो गया, क्या हो गया सर? वार्डरोब इश्यूज़। और मैं आपको बता नहीं सकती, लास्ट डे पे उसने मुझे इतना एक घटिया सा वार्डरोब इशू बताया जिसके ऊपर आई लिटरली गिव अप। और तब भी मैं थोड़ी धीमी थी, बट आई नेवर यूज टू गिव अप दैट ईजी। लेकिन मेरी ना उस दिन बस हो गई, क्योंकि मैंने इस तरह का एनवायरनमेंट कभी नहीं देखा था। मैं हमेशा को एजुकेशन में पढ़ी, कि मेरे घर का माहौल थोड़ा कंजर्वेटिव था, बट इतना घटिया बना मैंने कभी नहीं देखा था। तो मैं उस दिन बिल्कुल वो हो गई कि उन्होंने मेरी ड्रेसिंग से मुतल्लिक उन्होंने कहा कहीं ना कुछ शेडो बन रहा है अजीब सा, इस तरह की उन्होंने एक बात की। अच्छा, अगेन वही, अब मैं अल्फाज इस तरह के बोल रही हूँ, सम पीपल माइट नॉट लाइक इट, बट ये बड़ी हकीकत है, ये इसलिए बताना ज़रूरी है। मैं उस दिन इतनी डिसहार्ट हुई और मैं आई लिटरली वेंट होम एंड आई क्राइड। मैं उस वक्त ना, मुझे नहीं पता चला मैं क्या रिएक्ट करूँ। अक्सर लोग जब हम बात करते हैं ना हरासमेंट, वर्क प्लेस हरासमेंट, किस तरह ख़वातीन के लिए ख़ासतौर पे मीडिया में हम सेफ एनवायरनमेंट बनाए, एग्जैक्टली। और उससे ना एक और चीज़ होती है, हम अपनी बच्चियों को हमेशा ये सिखाते हैं, नहीं आने वाले को, जिस वक्त सामने हो ना उस वक्त मुंह के ऊपर जवाब दो। कई दफ़ा होता है हम नहीं दे सकते। मैं मुख्तलिफ, मेरे ऊपर ऐसी शुरू में ऐसी सिचुएशंस हुई कि उस वक्त आपको नहीं समझ आता कि आप कैसे रिएक्ट करो। और अगर आपका बिल्कुल भी इस तरह के एनवायरनमेंट से ताल्लुक़ नहीं कभी रहा, पहली आपकी प्रोफेशनल जॉब है, तो आपको नहीं समझ आता। यूनिवर्सिटी में तो आप दोस्त होते हो ना, आपको हंसी खेल में सब कुछ हो रहा होता है, आपको नहीं पता होता लोग किस तरह के घटिया हैं, क्या सोचें उनकी, बाबों की क्या सोचें। तो आप एक दफ़ा 2 मिनट के लिए स्टन हो जाते हो। ऐसे ही है। मैं भी वाकई में उस वक्त बिल्कुल मुझे नहीं समझ आई क्या करें, और मैं बस चुप करके घर चले गए। मैं चुप करके नीचे मेकअप रूम में चली गई। मुझे नहीं समझ आई मैं क्या करूं। हालांकि पीछे से वो साहब शायद आवाज़ी शवाज़ी भी देते रहे, मैंने सुना है, बट आई वाज लाइक आई डोंट नो। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेंटोर बड़े अच्छे मिले, रहमान अज़हर। ही प्रोवाइडेड अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट फॉर मी, नॉट जस्ट हिम बट अ फ्यू अदर्स इज़ वेल। सो आई कंसल्टेड। ये भी बड़ी गनीमत होती है कि अगर आपको इस तरह के सेफ़ लोग मिल जाएं या सेफ़ सीनियर्स मिल जाएं जिनसे आप कर सको कंसल्ट। मैंने एक दोस्त से कंसल्ट किया कि इस तरह से, पहले तो मैं बड़ी रोई धोई, मुझे समझ नहीं आया कि क्या, मेरे से कभी इस तरह से नहीं हुआ था। उसने कहा मुझे इस तरह से रिमार्क मिला है और ये हुआ है, मैं क्या करूँ। मुझे कहा ऐसी, और वही बात, मुझे कहा तुम्हें तो उनको जवाब देना चाहिए था, तुम्हें मुंह तोड़ देना चाहिए था। तो मैंने कहा मैं हो गया, मुझे पहली इंस्टेंस थी, मुझे नहीं समझ आया। कहा ठीक है, अब तुम उनके पास नहीं जाओगी, यू कीप डूइंग योर थिंग, इफ़ यू हैव टू गो ऑन एयर यू विल गो ऑन एयर। कितने दिन कर लेगा, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, डोंट गो टू हिम। एंड नेक्स्ट टाइम ही डज दिस टू यू और एनीबडी एल्स डज दिस टू यू, देयर आर मल्टीपल वेज टू रिस्पॉन्ड टू इट। या फिर यू गिव हिम अ शट अप कॉल देयर एंड देन। अगर आप उस कैपेसिटी में नहीं हो तो आप अपने किसी सीनियर से या कॉन्फिडेंस से मशवरा कर सकते हो, और अगर आप नहीं उस भी कैपेसिटी में नहीं हो या आप इमीडिएटली नहीं जा सकते तो फिर आप किसी सेफ पर्सन को ढूंढो जो आपको बैकअप करके तो लेके जाए। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट, बट दिस इज़ अ हार्श रियलिटी। ऐसा होता है। ऐसे ही आपने उस इंसिडेंट को रिपोर्ट या कहीं आपने कंप्लेंट नहीं किया? अनफॉर्चुनेटली नहीं। कंप्लेंट भी नहीं किया आपने एचआर में या कहीं? अच्छा, नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। वही कह रही हूँ ना, इंसान सीखता है। फजान, मैं उस वक्त इतनी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स होते हैं आपके ऊपर। आप नए नए फील्ड में आए हो, क्या आप ये प्रेशर सस्टेन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बट उस वक्त, जिस वक्त मैं आई, उस वक्त इतना वोकल होने का सीन भी नहीं था। उस वक्त वर्क प्लेस हरासमेंट वॉजंट इवन कंसिडर्ड अ हरासमेंट। उस वक्त मुझे समझ भी नहीं आता था कि आसपास किसके साथ, यू नो, मैं इतनी ब्रेव नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी प्राउड दैट पीपल आर स्पीकिंग अप नाउ। आई एम वेरी प्राउड दैट हमारे जो नए आने वाले हैं उनके अंदर भी ये सेंस है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल उन लोगों के लिए जिन्होंने हमसे पहले ये सेफ़ एनवायरनमेंट क्रिएट किया। एटलीस्ट जहाँ पर हम यहाँ पर खड़े होकर बात कर सकते हैं या हमें ये अक्ल समझ आ रही है, तो हम यहाँ पर यू नो ये चीज़ें हो ही ना, वी हैव दीज चेक्स एंड बैलेंसेस इन प्लेस, या हमें जवाब देना बेहतर तरीके से आता है।
वरना पहले ये नहीं होता था। पहले तो उस वक्त तो सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था कि आप वीडियो डालो तो किसी को पता चल जाएगा या कुछ हो ट्वीट कर जाएगा। दो, ऐसा कुछ इशू बना लो। वो एग्जैक्टली साहब अभी उस वक्त भी ये था कि अगर आप जाओगे तो एक सिस्टम है जिसका प्रेशर आपके ऊपर है, और लाहौर में सेठिया मीडिया जो है ना उसका प्रेशर अलग है। कराची का मीडिया माजरत के साथ ये डिस्टिंक्शन बहुत रियल है। होंगी यहाँ पर भी बहुत ख़राबियाँ होंगी, लेकिन यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म थोड़ा ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। पंजाब के मीडिया एटलीस्ट बनाए वर्क, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज सच फॉलो नहीं किया जाता। मैडम आप आए ज़रा दोबारा, आप ज़रा पंजाब में आपको नज़र आएगा जितने भी रियल एस्टेट के लोग हैं जिनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उन्हीं के चैनल्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पर। तो हमें सारे आई थिंक यहाँ पर जो सहाफ़ियों के जो मीडिया पढ़े हुए लोगों के तजर्बाकार लोगों के कोई चैनल तो कराची में नज़र आते हैं, जियो नज़र आ जाता है, आज टीवी मिलता है, यार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए वैसे सहाफ़त ज़रूरी तो नहीं है। मैं आप सहाफ़त को क्वेश्चन कर सकते हो कि कहाँ सहाफ़त हो रही है, कहाँ नहीं हो रही। मैं इससे अग्री नहीं करती आपकी बात, सॉरी। जी जी जो बिल्कुल आपकी आपको जो कराची में भी जो मीडिया हाउसेस हैं वहाँ भी हर जगह सहाफ़त नहीं हो रही। कल्चर की बात करी थी, मैं उसमें ये बात कह रहा हूँ कि लाहौर में अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जो नए चैनल्स के मालिकान आ रहे हैं वो सारे एक मखसूस तबके ताल्लुक़ रखते हैं और उनका मकसद कुछ और है। उनका मकसद वो नहीं है जो एक मीडिया इदारे के ओनर का होना चाहिए। मीडिया इदारा भी नहीं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हो ना जी। इट डजंट नेसेसरीली हैव टू बी अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, या सहाफ़त से उससे कोई ताल्लुक भी नहीं होना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आप खोल रहे हो कोई स्ट्रक्चर होता है, राइट? आप कोई छोटा बिजनेस भी खोल रहे हो तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, चीज़ें फ़्लो करती हैं। व्हाट आई मीन बाय स्ट्रक्चर इज़ रिपोर्टिंग लाइन। फॉर एग्जांपल, अगर आप देख रहे हो कि प्रोड्यूसर, एसोसिएट प्रोड्यूसर कुछ गलती कर रहा है या कहीं पे एक्सप्लॉइट कर रहा है किसी को या किसी अपने जूनियर को, तो उसकी पकड़ होनी चाहिए प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर कर रहा है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कर रहा है, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एमडी, और टू द टॉप। यहाँ पर क्या होता है, ऊपर भी वही हो रहा है घटियापना, और नीचे तक फिर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत है। या फिर अगर नीचे ऑर्गेनाइजेशन में ये सब कुछ हो रहा है गंद, तो सेठ साहब ऊपर बैठे हुए या एमडी साहब ऊपर बैठे हुए, उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, उनको कुछ नहीं पता है, और जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं। सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसे ही। और जो हमारा जो नए चैनल्स खुल रहे हैं, जो दूसरा वाला मेरा पॉइंट था, मतलब आपके ख्याल में अगर कोई ऐसा चैनल है जो किसी मीडिया लिटरेट बंदे ने खोला है और जिसका कोई थोड़ा सा बैकग्राउंड है पढ़ा लिखा और वो सहाफ़त को समझता है, सहाफ़त के उसूलों को समझता है, उसका चैनल, और एक ऐसा बंदा जो कि एजुकेशन उसकी नहीं हो सकी, पैसे लेकिन उसके बाद बहुत सारे आ गए और वो एक बड़ी सोसाइटी का मालिक है, उसका चैनल, क्या ये मतलब दोनों बराबर ही होंगे, दोनों मतलब सेम? अच्छा, फ़र्क किस तरह से पड़ सकता है? अगर हम हाइपोथेटिकल बात करें तो फ़र्क किस तरह से पड़ सकता है कि अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा और बाशऊर है और उसके पास एक्सपीरियंस है, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बेहतर तरीके से पूरी कर सकता है, और फिर जो चेक्स एंड बैलेंसेस इन प्लेस होने चाहिए उनको इंश्योर कर सकता है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको आदत है कि, या उसने स्ट्रक्चरी बिजनेसेस का ये देखा है कि सेठ साहब कुर्सी पे बैठेंगे और किसी के कहने के ऊपर या राइट हैंड के कहने के ऊपर कोई फलाने को निकाल दो, इसको ले आओ, इसको कर दो, वो कर दो, तो वो ज़ाहिरी बात है अगर वो कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन खोलेगा, लेट्स से अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर शायद वो वहाँ पर भी वही एथिक्स, वही नॉर्म्स या वही स्टाइल, नॉर्म्स और एथिक्स तो नहीं मैं कहूँगी, आई थिंक स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या स्टाइल ऑफ वो क्या कहते हैं मैनेजमेंट, वो वहीं पे वैसे ही इम्प्लीमेंट करेगा। तो यहाँ पर ये मसला आ रहा है शायद। सही है। चलें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मीडिया के अंदर हमने देखा जब हम आ रहे थे, मीडिया पढ़ रहे थे, उतनी पोलराइजेशन नहीं थी, लेकिन अब देखते हैं कि मीडिया जो है ना वो कैंप्स में डिवाइड है, ये वाला कैंप है, वो वाला कैंप है, एंटी ये, प्रो वो। ये वो नहीं है, दो हैं, दो हैं, दो ही हैं, एक एंटी इमरान है, एक प्रो इमरान है। अच्छा, सीधी सी बात है। अच्छा, एंटी एस्टैब्लिशमेंट या प्रो एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं है? एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर जो है वो आई थिंक वैसे सियासी फैक्टर ज़्यादा हो गया, और अब सियासी फैक्टर्स के ऊपर लोगों ने वो कर लिया है। अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्योंकि खान साहब उस तरफ चले गए, बेशक कहने के लिए, लेकिन वो जो बाइफिकेशन है या डिवीजन है वो इसी तरह से हो गई है कि जी जो इधर प्रो पीटीआई है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, और जो एंटी पीटीआई है वो, सॉरी आई सेड इट रॉन्ग ना, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है वो प्रो पीटीआई है, वो प्रो पीटीआई है। जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है वो प्रो पीटीआई है, और जो एंटी पीटीआई है वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट है। हालांकि ऐसा है नहीं। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कैसा है? क्योंकि अगर
अभी भी आप बड़ी निटिग्रिटीज में जाएं इसकी तो बारी के इंतज़ार में लगते हैं कौन खान साहब। बारी आई वोंट से, बट वो उनका अपना एक स्टांस है, उनको पता है कि कहाँ पर उन्होंने बात करनी है, कैसे यहाँ पर चीज़ें होती हैं। खरी लगती बेटे, लेकिन मैं अपने दोस्त और से ये बिल्कुल सही बात है, उनको पता है। फॉर एग्जांपल आरिफ अलवी ने बात की, लेकिन वो सही है तो बात, जब आपको पता है कि किसने बात करनी है मुझसे तो आप उसी से बात करोगे ना, ऐसा ही आप बाकी सबसे क्यों बात करोगे। लेकिन जो नए नए हमारे दोस्त को एंटी एस्टैब्लिशमेंट हुए, इनसे मैं कहता हूँ यार एंटी एस्टैब्लिशमेंट अगर अभी हो तो आगे भी रहना, अगर आगे सेटिंग हो गई तो फिर ये नहीं कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट में सब कुछ सही हो जाएगा, सियासत में और रियासत में जो है ना वो उसकी रोल वही रहेगा जो अभी आप सोच रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ना यही लाइन है जो हम ब्लर कर देते हैं। एक्चुअल जो बाइफिकेशन या डिवीजन है ना वो यही है जो जमहूरी माशरों में होती है, दैट यू स्ट्राइव फॉर जमहूरियत, और जमहूरी प्रैक्टिसेस सियासी प्रैक्टिसेस, और जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है आप उसको कहते हो आप वो करो। आप अपने एंटी इस्टेब्लिशमेंट हमने अब कुछ और ही उसका नैरेटिव निकाल लिया है, उसको कुछ और ही डेफिनेशन निकाल लिया है। हालांकि एंटी इस्टेब्लिशमेंट का सीधा सीधा मतलब है जो आपका काम है आप वो करो, आप अपना काम करो, आप बहुत अच्छे हो, आपका मसला कोई नहीं है जब तक आप अपना काम कर रहे हो। अगर आप बाकियों के काम में टांगे अड़ाओगे तो आपका काम नहीं है, तो आप ना करो। दैट इज़ द सिंपल लाइन। लेकिन हमने थोड़ी सी ना वो इतने दरमियान में कॉम्प्लिकेशंस, गैर ज़रूरी तौर पर इतनी कॉम्प्लिकेशंस, इतनी, उसमें सिर्फ पीटीआई या खान साहब ने तो बहुत ही ज़्यादा मसला कर दिया ना। मसला ये उन्होंने हर लाइन ही ब्लर कर दी आपकी, तो वो इस वजह से आजकल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है। वरना करते नून लीग और पीपल्स पार्टी भी यही रहे हैं, लेकिन क्योंकि बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शन थी और इस तरह से यू टर्न्स नहीं थे या ब्लरी लाइंस नहीं थी, तो आप कई दफ़ा ये कह सकते थे व्हाट्स द डिफरेंस, व्हाट्स नॉट। वैसे आप जो कुछ कह रही हैं ना, आपको बहुत से लोगों ने कहना है कि आप सारी बातें इसलिए कह रही हैं कि आप जियो में, और एक ज़माने में जो पीटीआई के बहुत से दोस्त हैं वो समझते थे कि जियो जो है वो हमारे मुकाबले और हमारे मुखालफत के लिए बना गया है। हाँ, कई दफ़ा तो सिर्फ व्यूज़ के ऊपर पोस्ट आती हैं या लेबल लगा दिया जाता है आपके ऊपर, क्योंकि आप जियो से एसोसिएटेड हो, तो ये कहा जाता है कि आप यू नो एक सर्टन जमात को सपोर्ट करते हो, या आप सर्टन जमात के खिलाफ हो, सर्टन जमात के खिलाफ हो, जैसे एंटी पीटीआई। ऐसा कुछ नहीं है। आई नो अ लॉट ऑफ, मैं खुद एंड आई नो अ लॉट ऑफ माई कॉलीग्स एज वेल, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सोचते हैं, जो बिल्कुल ये नहीं सोचते कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, और ना ही कभी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस तरह का कोई प्रेशर आए हमारी सोच से मुतल्लिक। वो कंटेंट कुछ भी करते हो, दैट्स देयर एडिटोरियल चॉइस, राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी कमेंट ये ज़रूर आता है, हाँ आप तो पटवारन है ना। अच्छा, आप तो पटवारन है ना, तो आप तो ये कहेंगी। बहुत ही गलत बात है यार वैसे ये। लेकिन जब 100 दफ़ा में से 98 टाइम्स अगर पीटीआई की बात की, वो कोई नहीं देखेगा। वो 2 दफ़ा जब नून लीग की बात की तो उसके ऊपर पटवारन ज़रूर आता है। और इवन अगर आप कई दफ़ा पीटीआई को भी करते तो कहते हैं हाँ ये देखो पटवारन ने पीटीआई की साइड ली। व्हाट द हेल यार। ट्विटर यूज़ करती हैं आप एक्टिवली? मैं आजकल थोड़ा सा कम हुई हूँ। अच्छा करती हैं वैसे। अच्छा, वो बैन की वजह से? जी, बैन की वजह से। अब समझ नहीं आता ना, लीगल है इनलीगल है। आजकल तो अब नया शोशा छोड़ा है ना इन्होंने कि वो कोई फायरवॉल इन प्लेस आएगी जो कि लगाम डालेगी अपेरेंटली सोशल मीडिया के ऊपर। तो अब तो समझ नहीं आता हम कहाँ जा रहे हैं। अगेन बाबों को पता नहीं है, अगेन उन्हीं बाबों को नहीं पता कि आप इसके ऊपर लगाम नहीं डाल सकते भाई, कभी भी नहीं डाल सकते। बाबों को सब पता है, लगाम डाल सकते हैं क्या? बाबों को पता सब है, ये जान के हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है हमें ऐसे कह के, नहीं जी ये सोशल मीडिया फलाना ये है, इसको लगाम डालेंगे करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। और हम वही 1970s वाले बच्चे हैं जो कहेंगे हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं, कह तो सही रहे हैं। ये पागल हो रहे हैं बच्चे आज के, पता नहीं क्या करते जा रहे हैं। ये बताएं साफी, इससे बेहतर है बच्चों को पढ़ा दो, लिखा दो, समझा दो। अगर तुक की बात हम बताएंगे, जैसे अगर अच्छी पॉडकास्ट्स होंगी, अगर अच्छा कंटेंट, अच्छा मटेरियल टिकटॉक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अगर अक्सरियत अच्छे मटेरियल की होगी तो आप वही कंज्यूम करोगे ना। बिल्कुल। तो आपकी कंजम्पशन जो है वो फिर आपका थॉट प्रोसेस वैसा होना शुरू हो जाएगा और फिर आपकी आउटपुट भी वैसी होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा ही है। इट्स अ सिंपल एज दैट। बिल्कुल ऐसे ही। बाबू को समझ नहीं आता। बाबू इज आवर बड़ी मुझे डांट पड़ने वाली बाबू के ऊपर। अच्छा ये बताएं, सहाफ़ी को न्यूट्रल होना चाहिए या सहाफ़ी न्यूट्रल ही होता है या उसकी कोई ओपिनियन होती है? सहाफ़ी
हमेशा ओपिनियनेटेड होता है, सहाफ़ी तो होता ही ऑब्जेक्टिव है। ये एक मुझे नहीं पता कि लोग ये क्यों कहते हैं कि आप उधर की भी बात करें उधर की, आप पिक्चर पूरी देखें। लेट्स से अगर ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, आप मौका दें दोनों साइड को, अपना मौके प्रेजेंट करें, मौका दें दोनों को, मौका दें उसमें तो न्यूट्रल नहीं, रहें। अगर आप अपना ओपिनियन भी बना रहे हैं तो आप पार्टी ए की भी बात सुनेंगे, पार्टी बी की भी बात सुनेंगे, फिर आप जो इन्वायरमेंट चल रहा है वो भी देखेंगे, सब कुछ देख के फिर आप ऑब्जेक्टिवली उसको करेंगे कि ए की बात सही है, बी की बात सही है, सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको देखते हुए। सो अ सहाफ़ी इज़ ऑलवेज ऑब्जेक्टिव। सहाफ़त में अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली न्यूट्रल होगी, आपको फैक्ट्स रिपोर्ट करने हैं और जैसा है वैसा रिपोर्ट करना है। लेकिन अगर तज्ज़िया तबसरा हो रहा है तो वो तो ऑब्जेक्टिव ही होगा। और मेरा एक पैनलिस्ट ए है, वो बात कर रहा है नून लीग के हक़ में, तो वो मैं उससे काउंटर क्वेश्चन करूँगी और काउंटर क्वेश्चन में मैं ऑब्वियसली दूसरी पार्टी का नैरेटिव उससे पूछूंगी कि सर अगर आप ये कह रहे हैं कि नून लीग ने जस्टिफाई किया है लेकिन पीटीआई तो ये कहती है, तो आप उसको कैसे फिर जवाब देंगे? तो इसका मतलब ये नहीं है, मैंने सवाल पूछा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पार्टी की हो गई हूँ या मैं उस व्यू पॉइंट को कर रही हूँ। वो पोजीशन क्लियर करने के लिए या आर्ग्यूमेंट क्लियर करने के लिए भी ऑल्सो हैव टू थिंक ऑफ बोथ द पार्टीज, और आपको ऑब्जेक्टिवली फिर सवाल भी करना होता है। सो इसके ऊपर डिस्टिंक्शन बड़ी क्लियर ड्रॉ करनी चाहिए। सहाफ़ी इज़ ऑलवेज ऑब्जेक्टिव। सही है अलीना, अभी बिल्कुल हम पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से की तरफ जा रहे हैं। अब पिछले दिनों जो है ना जियो के एक बड़े पुराने खबरनाक के होस्ट थे आफ्ताब इकबाल, और उसके बाद फिर ताबिश हाशमी भी एक उसी पॉडकास्ट में आए। हाफिज़ अहमद साहब हमारे बड़ी अच्छी पॉडकास्ट करते हैं, वो पेज के वाले से बड़े दिलचस्पी लेते हैं हाफिज़ साहब को पैसों से जो है ना, क्योंकि वो ई कॉमर्स के है ना, तो पैसों का माशाल्लाह उनको बड़ा। तो हाफिज़ साहब ने उनसे दोनों से सवाल किया कि पेज वगैरह कितनी है, दोनों ने बड़ा खुल के बताया और बड़ी हम तो सुन के हैरान हुए कि लाखों करोड़ों में महाना सहाफ़ी कमा रहे होते हैं। ऐसा है, आफ्ताब साहब ने कहा कि मैं अपने ज़माने का हाईएस्ट पेड एंकर था और जियो से 50 लाख जो है वो लेता था। हाफिज़ साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि जियो जो है ना वो हर वक्त ऐसी ही कोई ना कोई मछली पालता है जिसको वो इतने पैसे दें, और आजकल वो ताबिश हाशमी है शायद, तो उनको भी लाखों करोड़ों मिल रहे हैं। तो आपको भी लाखों करोड़ों की बारिश हो रही है। आपने बड़ी हम्बलनेस से काम लिए कि आपने मछली का है, ये तो वेल है भाई, अगर करोड़ों में लेते हैं तो ये मछली बहुत छोटा लफ्ज़ है। लेकिन एक चीज़ है, पेज के ऊपर तो मैं इस तरह से बात करूँगी, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर ये मसला बड़ा रियल है कि जो तनख्वाहें हैं वो बड़े सालों से बड़ी नहीं हैं। अगर ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा है तो फिर ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी कम है जो आज के ज़माने में अपने बेसिक एक्सपेंसेस भी नहीं उठा सकते। मतलब आई पर्सनली नो लोग जिनकी 50,000 रुपये तनख्वाह है, वो बड़े अच्छे कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं अपनी, ठीक ठाक है, ऊपर से अपकीप भी रखी हुई है, लेकिन 50,000 रुपये आज क्या है? 50,000 महीना, अगर 2-3 बच्चे हैं आपके, इट्स नथिंग। तो लेकिन क्या है, बढ़ ही नहीं सकी पिछले 5-6 साल में, वहीं पर हैं। अगर कोई नया बच्चा आया तो वो नई उस पर रिक्रूटमेंट हुई है, उसकी ज़्यादा हुई है, लेकिन वो जो पुराने वाले हैं वो वहीं पे अटके हुए हैं। तो 2 तरीके, या तो हो अगर आप समझती ऑर्गेनाइजेशन कि नहीं है इस ये कैपेसिटी नहीं है उस बंदे में या बंदों में या स्टाफ में जिसकी भी आप नहीं बढ़ा रहे, तो लेट देम गो, कम्युनिकेट इट टू देम कि भाई ये बड़ा सिंपल सा सीन है, हम नहीं बढ़ा सकते या नहीं करेंगे, आप जाओ आप कर लो, आई एम श्योर सब कुछ अपना अपना कर लेंगे या फिर नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपने इतने सालों से किसी को रिटेन किया हुआ है और आप करते चले जा रहे हो तो फिर हर साल इंक्रीमेंट तो फ़र्ज़ होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बात है, ठीक है कि जो मंथली मैक्सिमम कितना किसी भी एंकर को पे होता है, कोई पे स्केल के अंदर क्या इसके पे स्केल्स तो कोई नहीं है ना, कहाँ है मीडिया में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन? जो जहाँ फंस गया ही एक्चुअली है, जो जितना अच्छा निगोशिएट कर ले, जो जहाँ फंस गया निगोशिएट जो जितना बेहतर कर ले। आप उसको फंस गया कह सकते, आप उसको फंस गया कह सकते, कई दफ़ा फंस जाते, कई दफ़ा फंसा लेते, डिपेंड्स, जो जितना अच्छा निगोशिएट कर ले। चले मैं कोई बेचारे कर लेते हैं, कोई बेचारे नहीं कर सकते, कोई बेचारे शरीफ होते हैं हमारी तरह। लेकिन ये ज़रूर सीन है कि डिस्पैरिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप ना, मुझे नहीं पता, मैंने अगेन वो वाले इंटरव्यूज़ नहीं सुने जिसका आप हवाला दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई एक एंकर इतना कमा रहा है तो दूसरे को आप उस ब्रैकेट में नहीं डाल सकते, या अगर कोई उसके बराबर काम कर रहा है
सेम लॉट के भी इवन, तो आप उसको उस ब्रैकेट में नहीं डाल सकते क्योंकि कोई सेट बैरियर ही नहीं है आपके पास। आपका लेट्स से कोई एक एंकर है जो 6 लाख कमा रहा है, तो उसका या उससे ज़्यादा काम करने वाला या उससे बेहतर काम करने वाला एंकर 4 लाख पे भी हो सकता है, 8 लाख पे भी हो सकता है। आपके ख्याल में, आपके अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान का हाईएस्ट पेड एंकर कौन होगा इस वक्त? अंदाजे के मुताबिक ये तो कतई नहीं है ऐसा कुछ। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, आई विश ऐसा हो जाए, मैनिफेस्टेशन। लेकिन कोई तुक्का तो मारे ना, कोई तुक्का मारूं? हाईएस्ट पेड ताबिश होगा, आपने अभी नाम लिया। कामरान खान साहब हो सकते हैं। सुने 1 करोड़ पे वो बहाना, और इस करोड़ों में सैलरी जबरदस्त होनी चाहिए, व्हाई नॉट? आपकी भी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, सबको दो। हमारे बेचारे कैमरामैन, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे एनालिस्ट, जो काम करता है सबको उनके, अच्छा ये अनफेयर हो जाता है थोड़ा जब कहना उनके काम के मुताबिक तो कभी भी कुछ नहीं होता। सही है, बट आई थिंक एटलीस्ट रिस्पेक्टेबल पेज ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा ही है। आई नो पर्सनली नो पीपल जिनकी रिस्पेक्टेबल पेज भी नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। और नए बच्चों के में बहुत सारी बातें की, उनकी मोटिवेशन में सबसे अहम बात तो ये है कि इस पे कोई करियर भी है कि नहीं, तो पेज वगैरह भी है नहीं। व्हाई डू इतनी मायूसी क्यों फैलाते हो? नहीं, आजकल इदारों में तो बहुत, मैं नहीं फैला रहा, मैं तो बहुत पॉजिटिविटी करता हूं। नए बच्चों की हम बात करें, पता नहीं इसमें हमने शुरू में की ना कि उनके लिए ये होना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि पेज नहीं है। मुझे ये बताओ, BBC CNN है या नहीं है? खत्म हो गया? बिल्कुल है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है ना। पाकिस्तान में तो वही है जिसकी आप बता रहे हैं। नहीं, 1 मिनट, तो पाकिस्तान के BBC CNN है ना, जियो और ARY। अच्छा, वो जिनको भी 50-50 हज़ार मिल रही है कॉपी राइटर को, जिनकी आप बात कर रही थी अभी, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सही करने की ज़रूरत है भी, हुआ तो नहीं है ना। लेकिन एक सी ना, BBC CNN का हमने एवोल्यूशन देखी किस तरह से, एवोल्यूशन इनटू ब्रॉडकास्ट मीडियम, राइट? पहले टेलीकास्ट था, सब कुछ टेलीकास्ट के अराउंड घूम रहा था। टीवी चैनल्स ने इंडक्ट किया, बहुत हायर सैलरीज जिनकी आप बात कर रहे थे, वो बूम हमने देखा, धड़ाधड़ चैनल्स को बहुत ज़बरदस्त सैलरीज के ऊपर कर रहे हैं, राइट? बहुत नेक्स्ट लेवल सीन। उसके बाद क्या होता है, उस गुब्बारे में से फिर हवा भी निकलती है उसी तरह, क्योंकि आपका मीडियम ऑफ इन्फॉर्मेशन चेंज हुआ। अब सोशल मीडिया आ रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, राइट? तो अब क्या हो रहा है, अब उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को स्ट्रक्चर करेंगी। इसी तरह से जो आपके पाकिस्तान के नहीं, बाकी जो इदारे हैं आपके इंटरनेशनल इदारे, BBC CNN, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को देखो आप, उन्होंने भी अपने आप को डाउन साइज किया, उन्होंने भी अपने फंक्शंस जो हैं अपने जो भी डायनामिक थी उस वक्त उसके हिसाब से एडजस्ट किए। हमारा मीडिया भी एडजस्ट करेगा, लेकिन उस एडजस्टमेंट के साथ टेलीकास्ट में, उस एडजस्टमेंट के साथ आपको ब्रॉडकास्ट में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। ऐसा ही है। सो देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस। अगर हम ख़त्म कुछ नहीं होता, डिजिटल आ रहा है, रिप्लेस कर रहा है, डिजिटल आ रहा है बहुत ज़्यादा, सिर्फ थ्रू बहुत हो जाएगा। सिर्फ थ्रू का मतलब है जिसको आम अल्फाज में कहते हैं छांटी हो जाएगी, छांटी बहुत होएगा, होनी भी चाहिए। मल्टीटास्कर्स, स्पेसिफिक पीपल फॉर स्पेसिफिक जॉब्स, एंड people who are brilliant to do different jobs in the most efficient manner and the lesser time possible. ये वाला हो जाएगा आपके साथ मेन स्ट्रीम मीडिया या जिसको आप टेलीकास्ट कहते हो उसके साथ। ऐसा ही है, डिजिटल इज द फ्यूचर और उसमें अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। आप लोग करो अयाशी, आप लोग क्या, हम लोग भी इवेंचुअली शायद इसके अंदर आ जाए। आप लोग मतलब डिजिटल वाले क्या? आप डिजिटल वाले, आप लोग करो अयाशी। हमारे तो बहुत अयाशी, देखिए मैं कितना खुल के नाम ले रहा हूँ। पता है हम लोग भी अपने आप को चेंज करने की, एटलीस्ट मेरी तो कोशिश यही है या गोल यही है कि अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट करना है। बिल्कुल, द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। सो इफ यू आर चेंजिंग विद द एनवायरनमेंट, यार आपके लिए पर्सनली तो मैं रिकमेंड करूंगा पर्सनली कि आपको तो मौका मिले आप पॉडकास्ट शुरू करें, क्योंकि जो है ना जो मीडिया चैनल जो पॉडकास्ट कर रहे हैं इतनी को बकवास पॉडकास्ट है, सॉरी फॉर स्पीकिंग, वो समझते हैं कि जी वही एंकर को हमने सिर्फ माइक लगा के बिठा दी ये वाला तो ये पॉडकास्ट बन जाएगी। ऐसा नहीं है, पॉडकास्ट एक फॉर्मेट का एक बिहेवियर का नाम है, जो कि आप बता रही थी अभी 25 मिनट पहले कि वो सारे के सारा जिस तरीके से करती थी, तो आपको मौका ले आप वो करें। लेकिन जो न्यूज़ चैनल्स की पॉडकास्ट है ना, सॉरी टू से वो पॉडकास्ट नहीं है, सिर्फ माइक है, वो है इंटरव्यू। मैंने न्यूज़ चैनल्स की देखी नहीं है, देखिएगा भी ना आप हमारी देखती रहें, आपको यहीं से इंसाइट। तो लास्ट एक सवाल था मेरा, हाँ अभी आपने एजाज से खापड़ बोला था, खापड़ मैंने पहली बार वर्ड सुना। मैंने कहा था फील्ड के खापड़, ये खापड़ क्या है? इज अ कराची की टर्म। खापड़ इज बेसिकली मंझे हुए लोग जो होते हैं ना, हाँ। अपनी जो भी रिस्पेक्टिव फील्ड है उसके अंदर जो मंझा हुआ बंदा होता है, अच्छा। जो
खा पी के बैठा हुआ होता है फुल, उसको अच्छा, पता है रजा बसा हुआ कि हाँ मुझे पता है क्या है। पंजाबी में क्या कहेंगे इसको? यार होता है पंजाबी में मंजिया होया बंदा, मंजा मंजिया होया बंदा, वो जो होता है ना वो खापड़ होता है कराची की लैंग्वेज में। सही हो गया, जबरदस्त। बड़ी लैंग्वेज के वजह से बहुत फ़र्क है यहाँ पे यार, इतने नए नए वर्ड थे। कल मैं एक जगह बैठे हुए तो उसने कहा यार ये लिमका पीनी है पहले कि चाय पीनी है, पहले ये चटक लीजिएगा फिर ये पटक लीजिएगा। चाय कल्चर डिफरेंट नहीं लगा यहाँ का? बहुत फ़र्क है। और यहाँ अच्छा वैसे फ़र्क भी लगा और थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव नहीं है कराची को पोर्ट्रे करते हैं। हम आ रहे थे, स्टोरी लगाई, पोर्ट्रे किया, स्टोरी लगाई, लोगों ने कहा यार ध्यान से मोबाइल बचा के, मर्दों के कत्ल हो रहे हैं और यूट्यूबर्स कत्ल हो रहे हैं आजकल। यार है तो सही, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मतलब हमने जो 3 दिन में घूमा या हमें तो बड़ा, मैं आपको एक ऑनेस्ट रोड बात साइड्स पे और क्योंकि आप डिफेंस में रहे हो ना, कोयटा होटल में बैठे हुए नजर आए हैं। आप डिफेंस में रहे हो, आप डिफेंस से बाहर निकले हो? गए थे, बहरिया गए थे। वाह, डिफेंस और बहरिया वाला कराची। डिफेंस से बहरिया वाटर, ये कराची बड़ा अच्छा है। यार आप असल कराची तो देखा ही नहीं आपने। वो कौन सा कराची? जब मैं नई नई कराची में आई ना तो मैं सबको बड़ा हाँ मैं भी ऐसे कहती थी सबको। अच्छा यार यहाँ पे तो इतना कुछ नहीं है। यहाँ पे तो जैसे हम न्यूज़ में सुनते हैं कि वहाँ से आके बैग उठा के ले जाएंगे, स्नैच, बल्कि एक इन लोगों ने बनाई हुई है ना कराची वालों ने, जब तक आपसे चोरी या स्नैचिंग नहीं हुई है ना तब तक आप कराची वाले नहीं हो। अच्छा, मैं कराची में 4 साल थी, मुझे कोई कराची वाला मानता नहीं था। जब मेरी स्नैचिंग हुई, हाँ माशाल्लाह, सी व्यू के ऊपर, और वो भी ऐसा सब ले गए, बैग शैग मोबाइल सब कुछ। जिंदगी, लड़कियों का बैग उनकी जिंदगी होता है बाय द वे। हड़बड़ा गई होंगी आप तो, बिल्कुल पैनिक कर नहीं गई। मेरे सामने नहीं हुआ था थैंकफुली। वो गाड़ी का शीशा तोड़ के, तो नीचे से हमारी आदत होती है ना, लड़कियों की एक आदत है, सारे चोर सुन लो, लड़कियों की एक आदत है कि वो ना गाड़ी की जो सीट होती है उनको अगर छुपा के अपनी तरफ से बड़ा रखना है तो वो उसके नीचे बैग डाल देती है। तो मैंने भी इसी तरह से अपनी तरफ से करके सामने जाने सी व्यू में छल्ली लेने, तो भुट्टा जिसको कहते हैं, ये लैंग्वेज का डिफरेंस है ना यहाँ पे। मैं अपना बैग नीचे गाड़ी के रखे, वो किसी ने बेचारे ने, जिनको हम कहते हैं शपाटर लड़के, बेसिकली जिनको हम कहते हैं ना पंजाब में क्या कहते हैं, लफंगे लड़के। लफंगे कहना सही होगा? सही है चाहे कोई बात नहीं, अब कह दिया। आवारा लड़के सही है, या मस्ती करने निकले के, शुगल करने के लिए जो निकलते हैं। शुगल का भी वर्ड है यहाँ पे, तफरी, छपड़ी कहते हैं। यहाँ पे तफरी कहते हैं। अच्छा तफरी, यहाँ पे तफरी होता है, पंजाब का शुगल होता है। आजकल नया वर्ड बड़ा अच्छा, छपड़ी वर्ड बहुत चल रहा है, लेकिन वो अच्छा वर्ड नहीं है, थोड़ा नेगेटिव है, वो नहीं हम बोलेंगे। अच्छा ठीक है, काफी कुछ पहले बोल दिया। वो तो खैर बाबाज के ऊपर नहीं बाबाज इज अ हलाल टर्म। आप वो बता रही थी इंसिडेंट हुआ आपको उसका? हाँ बस स्नैचिंग हुई, उसके बाद सबने कहा हाँ अब तुम कराची वाली हो गई। तो आप अभी कराची से बाहर नहीं निकले हैं। आप जब जाएंगे एक्चुअल एरियाज़ में, जैसे कोरंगी है, मुख्तलिफ एरियाज़ है, गार्डन, नाज़माबाद, ये वो, वहाँ पर आप जाके देखेंगे वहाँ पर माहौल ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, आबादी भी बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो ज़रा खुला खुला आपको लग रहा होगा। आप निकलती हैं डीएचए से बाहर निकलती हैं? हाँ बात जाने के लिए भी थोड़ा, और मेरे अंदर ये कीड़ा है, मुझे मज़ा आता है जाके देखने का कि क्या चल रहा है शहर में, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा। अगर मुझे किसी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की थी ना शुरू में कि न्यूज़ देनी है, कुछ करना है, तो पता भी तो होना चाहिए। अगर आप गोली मार की बात कर रहे हो तो गोली मार है कहाँ, दिखता कैसा है, क्या है वहाँ से। अगर आप नीपा चौरंगी की बात कर रहे हो तो वहाँ पर क्या है। अगर आप कोरंगी की बात कर रहे हो, लेट्स से आप बात कर रहे हो उसकी कोरंगी की किसी, बाय द वे चौक को यहाँ पे चौरंगी इंटरेस्टिंग, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये मेरा थोड़ा सा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आप कंफर्टेबल से बताइएगा। आपने एक दफ़ा कहीं कहा हुआ है कि आपको एंजॉय करनी है लाइफ, बच्चे नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है? मारिया मेमन के साथ मेरा इंटरव्यू था और उसका टॉपिक यही था। उन्होंने मुझसे पूछा था इट्स बाय चॉइस कि मैं बच्चे नहीं कर रही, ये मेरी चॉइस है और मेरे हस्बैंड की चॉइस है। तो इसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था और मैंने उनको बताया कि बिल्कुल ऐसा ही है। इट्स बिन 8.5-9 years नाउ कि मैं बच्चे नहीं कर रही, एंड इट्स बाय चॉइस, एंड सो फार सो गुड। तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, बैरियर हिच नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। और हमारी एज के जो इससे पहले, ये इंटरव्यू करने से पहले मारिया के साथ, मुझे एक्चुअली लग रहा था, या मुझे डर भी था थोड़ा सा,
कि लोग बहुत बैकलैश देंगे, बहुत इसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स आएंगे और लोग बहुत बुराई करेंगे, क्योंकि हमारे एक तो रिलीजियस फैक्टर आ जाता है ऑब्वियसली, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में और या हमारे देसी कल्चर में, सब कॉन्टिनेंट में तो दो ही काम है, या शादियाँ या बच्चे। तो बहुत स्लैक आएगा कि आपकी पूरी एक वो कॉन्सेप्ट भी है ना कि ह्यूमैनिटी का तो पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि एवोल्यूशन एंड रिक्रिएशन, के बच्चे पैदा करने हैं, रेस बढ़ानी है, और यही मामला आते हैं, तो फिर शादी आपने क्यों की है। लेकिन मुझे बहुत खुशगवार है तो ये जान के कि एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं, और मेरी जनरेशन यानी हम मिलेनियल्स, ये जो 1990s के बाद से हैं और हमारे बाद जो आ रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वॉलंटरली या तो देर होल्डिंग ऑफ एज इन गैप ले रहे हैं, या वो अभी वेट कर रहे हैं, उन्होंने फैमिलीज़ नहीं प्लान की, या वो अभी इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि वो करना चाहते हैं। तो वो जितने भी साल उनके हुए हैं या जितना भी टाइम पीरियड उन्होंने वेट किया या करना चाहते हैं, जो भी है, वो ये डिसीजन लेना चाहते हैं और इस बारे में सोच रहे हैं, और कईयों ने लिए भी हुए हैं कि वो बाय चॉइस नहीं लेना चाहते, करना चाहते ये आपका परमानेंट डिसीजन है या अभी खास मतलब अच्छा, परमानेंट इसलिए सच नहीं कहूँगी बिकॉज वी कीप ऑन रीविजिटिंग इट। इस तरह होता है, अभी तक तो हमारा यही है, एवरी 2 to 5 years मी एंड माई हस्बैंड हम लोग बैठते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं, या दरमियान में भी जैसे कैजुअल किसी वक्त टॉपिक निकला या कुछ हुआ, सो वी कीप चेकिंग इन विद ईच अदर कि क्या सीन है अभी हम, एंड वी हैव अ वेरी कैंडिड कॉन्वर्सेशन अबाउट इट, कि कोई वो लगी बंदी नहीं है कुछ नहीं। आई आस्क हिम, ही आस्क्स मी कि क्या सीन है, क्या फ्रेम ऑफ माइंड है अभी, क्या हम सोच रहे हैं, क्या अभी कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट है, या डू यू वांट इट राइट नाउ, बिकॉज कम्युनिकेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए। कई दफ़ा हो सकता है कि आई माइट नॉट बी इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड एनी मोर, या मैं उसे ग्रो आउट कर गई हूँ या वो उसे ग्रो आउट कर गया हो। वैसे रीज़न क्या थी डिसीजन लेने की, आप क्यों नहीं चाहती ये चीज़ अपनी लाइफ में? यार इनिशियली तो हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग की शादी बहुत जल्दी हो गई है, हमारी सर्कमस्टांसेस में भी कुछ इस तरह की हुई थी। माई फादर वॉज रियली सिक, तो मुझे बहुत जल्दी शादी करनी पड़ी थी, इन द सेंस कि बस 1 महीने में मेरी शादी हो गई। मेरी एंगेजमेंट पहले ही हुई थी, तो हमें लगा कि हमें थोड़ा सा टाइम ज़रा सुकून से रहना चाहिए, अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए। लेकिन फिर जब प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हुआ, हमने एक दूसरे से पूछा, चेक इन किया कि यार क्या सीन है। फिर हमें ऐसा लगा कि हमें अभी किसी तीसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें थी दैट वी वांटेड टू अचीव एज इंडिविजुअल्स एज वेल एज अ कपल। हम दोनों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, विच इज़ अ मेजर फैक्टर। हम लोग बड़े मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स हैं, इन द सेंस मुख्तलिफ एक दूसरे के लिए नहीं, मुख्तलिफ फ्रॉम द वे द नॉर्मल कल्चर इन द सोसाइटी, जो हमारी देसी सोसाइटी है दैट मूव्स अराउंड। हम लोग को अपनी इंडिपेंडेंस में बड़ा सुकून आता है। तो अभी हम लोग को ऐसा लगा इनिशियली, ये मैं कितने 6 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो हमें उससे किस तरह लगा कि हमें इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी अपने दरमियान में नहीं चाहिए। वी नीड टाइम टू यू नो ख़ुद को अंडरस्टैंड करें, अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करें, हमें कहाँ जाना है अंडरस्टैंड करें, लेट 20s में जाके देखते हैं कि क्या होता है। फिर वी वांटेड ट्रैवल, हमने कहा यार वो एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यू हैव टू प्रोवाइड फॉर अ चाइल्ड एंड ऑल ऑफ दैट। वेटेड फॉर 20s के एंड तक, विच वाज अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, 3 years ago टू बी स्पेसिफिक फॉर मी। तो फिर उसके बाद हमने कहा नहीं अभी भी नहीं, लेट्स होल्ड ऑफ। फिर आज़ादी के मज़े आने शुरू हो गए। अब अभी जब हमने रिसेंटली चेक इन किया है, इट्स बिन आई थिंक अ मंथ और सो, अब हमें इस तरह से लगता है कि अभी वी आर नॉट रेडी मेंटली, इन द सेंस, अगेन पूरी जर्नी इसलिए डिफ़ाइन कर रही हूँ क्योंकि मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ लाइफ पे ना आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होता रहता है। इट्स नॉट अ डिसीजन, एट टाइम्स चेंज हो जाता है लोगों का, कई दफ़ा लोगों का नहीं चेंज होता, बोथ आर फाइन। मसला ये हमारी सोसाइटी में इतना नया कॉन्सेप्ट है और हमारे लिए भी इतना नया कॉन्सेप्ट है कि हम लोग खुद कई दफ़ा इसको समझते रहते हैं कि हाँ क्या हमें चाहिए भी या नहीं चाहिए। कई दफ़ा होता है लोग इतना प्रेशराइज़ करते हैं, घर से बड़ा प्रेशर आता है, माँ बाप, सासू सर, बहन भाई एंड एवरीबडी कीप्स ऑन सेइंग इट, कि यू फील लाइक
क्या कुछ मिसिंग तो नहीं है. सो हम चेक करते हैं कि वो कहीं एक्सटर्नल प्रेशर्स है, वो इंटरनली भी चल रहा है. एनीवेज वी चेकड इन एंड वी रियलाइज्ड कि नहीं, दिस राइट नाउ इज़ द डिसीजन फॉर नेक्स्ट 5 years एज वेल. क्योंकि जिस तरह से हम जा रहे हैं और जिस डायरेक्शन पे हमारी लाइफ जा रही है और जो हम अचीव करना चाहते हैं, दैट डज नॉट अलाइन विद हैविंग अ चाइल्ड एनी मोर. एंड ऑल्सो वी डू नॉट फील, एक होता है ना, आई नो बड़ा स्ट्रेंज है लोगों के लिए ये सोचना, लेकिन एक होता है ना कि वो ममता की फीलिंग, या यू फील अबाउट केयरिंग फॉर समवन ऑफ योर ओन, राइट. एंड ऑल्सो दैट सेम गोज फॉर माई हस्बैंड. आई थिंक मैं उसके बिहाफ पे तो नहीं, लेकिन इतना बोल सकती हूँ जितना आई नो हिज फीलिंग्स, कि एक होता है कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मेंटली तैयार हो. तो हम मेंटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, इन द सेंस कि वी कैन नॉट प्रोवाइड मेंटली एंड फिजिकली फॉर अनदर बीइंग, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि अगर आपका कोई बच्चा है तो फिर आप पूरी तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. फिर ये नहीं हो सकता कि आपको पल जाएगा, जो हमारे यहाँ पे कहते हैं ना, बच्चे तो पल जाते हैं. बच्चे नहीं पलते हैं, बच्चे तो पल जाते हैं यही कह के हमारा ये हाल है कि हम नहीं, वाकई में देखो, हाफ आवर जनरेशन इज गोइंग टू थेरेपिस्ट्स एंड वी हैव इश्यूज दैट कम फ्रॉम डीप रूटेड, डीप स्टेम्ड ट्रॉमास दैट अब हमें जाके खुद थेरेपी ली है मैंने, तो मुझे रियलाइज हुआ है. किससे की थेरेपी? कि यार आई गो टू थेरेपी, आई स्टार्टेड ऑफ फॉर माई एंग्जाइटी. आई हैड सिवियर एंग्जाइटी, सारा कुछ बुलवाओगे. I had severe anxiety issues because मेरी जो नेचर ऑफ जॉब है वो बहुत हाई प्रेशर जॉब है, विच आई एम श्योर हर एक की होती है अपनी अपनी कैपेसिटी में, लेकिन हर एक की सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं. दैट कपल्ड विद आई हैड अ लॉट ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमास. ओके, लेकिन सर आपका चाइल्डहुड का प्रॉब्लम है वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो चाइल्डहुड ना भी हो तो मेंटल हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज हैं, उसको एक्सेप्ट करने में सोसाइटी को बहुत टाइम लग गया. स्पेशली मर्दों को तो भाई कहते हैं कि आप तो मर्द हैं, मर्द बनो भाई, क्या इशू है. आई स्वेयर टू गॉड, ये इतनी फजूल की, इतनी फजूल ये कॉन्सेप्ट है ना, जिसका शायद मुझे नहीं पता मैं उस तरह से अभी भी रियलाइज़ कर पाई हूँ या नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ आई हैव रियलाइज्ड कि आदमियों के साथ मेंटल हेल्थ को लेके सारे प्रेशर्स हम उनके ऊपर डाल देते हैं, विच इज़ ऑल्सो अनजस्ट. लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारी जो पेट्रियार्कियल सोसाइटी है ना, उसी ने ये किया, मर्दों ने मर्दों के ऊपर ही बोझ डाला है, वैसे गैर ज़रूरी माजरत के साथ. यूर द, आप इस ज़माने में भी यूर द सोल ब्रेडर ना, आपके ऊपर पूरे आपके ख़ानदान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपने बाहर भी देखना है, आपने घर को भी संभालना है, आपने बीवी की चिक चिक भी सुननी है, आपने बच्चों की चिक चिक भी सुननी है, आपने सब करना है अकेले आपने. और फिर आपको इतना भी नहीं है कि आप एक्सप्रेसिव हो सको, क्योंकि अगर आप कहीं एक्सप्रेसिव हुए या इमोशन आपने शो किया, आई एम श्योर यू गो थ्रू इट. तो या आप वीक हो, या आप माँ बाप के गुलाम हो, या आप बीवी की बहुत एग्जैक्टली. तो ये बहुत गंदा स्टिग्मा है. आई थिंक इस पे बात होनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ इश्यूज आर रियल और थेरेपी की लेना कोई नॉर्मल चीज़ है, और ये कोई बिल्कुल नॉर्मल है. मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरी ज़ात के ऊपर अच्छा ही फ़र्क पड़ा है, अगर पड़ा है तो मैं इमोशनली बड़ी स्टेबल हो गई हूँ. और हर एक की पर्सनालिटी में ना या उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रॉब्लम्स होती हैं बट पता नहीं होता. जैसे एटलीस्ट मेरा तो था, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स व्हेन आई वाज रियली यंग, और वो ऐसा दिमाग में रह जाता है चीज़ें, कुछ ना कुछ ट्रॉमास जो आपको पता भी नहीं होती. कई दफ़ा इतनी रेलेवेंट चीज़ें होती हैं आपको पता भी नहीं होती. लेकिन व्हेन यू टॉक टू समवन इन अ सेफ एनवायरनमेंट, ये बड़ा ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि आप गप लगा रहे हो दोस्त के साथ, दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. ऐसे ही बड़े अजीब तरीके ट्रीट किया जाता है. हमने पिछले रमज़ान में ना वो की थेरेपी के ऊपर ही पॉडकास्ट की, वो थी फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी. उसमें हमें थेरेपिस्ट ने बताया कि ट्रॉमास ट्रांसफ़र करते हैं जनरेशन टू जनरेशन आगे भी. तो ये बड़ा अच्छा किया आपने उसमें, बहुत ज़्यादा. और पता भी नहीं होता. डेफिनेटली डू अ पॉडकास्ट ऑन इट. आई थिंक इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए, बातें करने की ज़रूरत है, उसको नॉर्मल करने की ज़रूरत है. आज भी पता नहीं क्यों लोग इसको इतना स्टिग्मा बना देते हैं कि ऐसे ही. चलें, इस पर बात होती रहेगी इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच रीना, आपके वक्त का बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत खुल के बड़े ऑनेस्टली बात की है. थैंक यू सो मच. वेलकम. इतने सॉम्बर नोट के ऊपर एंड किया आपने. नहीं वो सारा हम इंशाल्लाह वो फ्लो के साथ ही आएंगे. नो वरीज, आई वाज जस्ट किडिंग.
तो आज शो है आपका, जाना है आपने? बिल्कुल जाना है, इसीलिए बार बार घड़ी देख रही हूँ। अच्छा, थैंक यू। इंशाल्लाह अगले साल दोबारा करेंगे इंशाल्लाह, अगले साल पूरी पुशअप कहानी में। आप लाहौर हैं तो बताइएगा, लाहौर का आपको नया लाहौर भी दिखाएंगे जो आप अब शायद नहीं देखा होगा काफ़ी अरसे से। मैं हर दफ़ा जब लाहौर आती हूँ ना, ये नया लाहौर वाला वैसे कुछ नहीं है, हर दफ़ा नया लाहौर आता है। मैं अगर 6 महीने बाद लाहौर आती हूँ तो मैं सारे रास्ते नए हैं, वहाँ वो नया फ्लाईओवर बन गया, अंडरपास नया बन गया, सिग्नल खत्म हो गए, सब कुछ, हाँ गोल चक्कर खत्म हो गए क्या, तो हर 6 महीने बाद नया लाहौर आता है। वैसे टेस्ट कौन सा बेहतर लगा आपको? मुझे तो कराची का 100% टेस्ट भी बेहतर लगा है मुझे। वैरायटी कराची में, टेस्ट लाहौर में नहीं यार, जो स्ट्रीट फूड है वो तो लाहौर में है ही नहीं। लाहौर में अच्छे स्टेक्स मिल जाते हैं, बर्गर्स मिल जाते हैं। वैरायटी, इसीलिए मैंने कहा वैरायटी कराची में, टेस्ट लाहौर में। मैं पार्शल हूँ लाहौर की कढ़ाई के बारे में। अच्छा। कढ़ाई एज इन चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई जो लाहौरी बनाते हैं ना, वो कोई नहीं। अब ये लड़ाई हो जाएगी यहाँ पे, थोड़ी तो बाइस हो रही है यहाँ पे सबकी लड़ाई हो जाएगी मेरे से। बिरयानी कराची बिरयानी में, हाँ लाहौर में बिरयानी है ही नहीं। लाहौर का इस पुलाव कराची में नहीं है, पुलाव कराची। अच्छा यहाँ पर ना अब फिर लड़ाई होगी सबकी मेरे से, गंदे गंदे कमेंट्स आएंगे इसके ऊपर। यहाँ पे ना पुलाव के ऊपर डालते हैं वो प्याज। अच्छा। वो क्या होता है, वो जो सैलेड, फ्राई किया हुआ प्याज, ब्राउन प्याज। सही है। प्याज कौन डालते चावल ऊपर, क्रिस्पी प्याज कौन डालते चावलों के ऊपर? निहारी में डालते हैं, हलीम पे डालते हैं। हाँ निहारी पे डाल, यहाँ लोग चावलों के ऊपर या बिरयानी के ऊपर हलीम डाल के खाते हैं। कौन करता है? नहीं, ये तो वाकई अनएथिकल है थोड़ा सा, गैर अखलाकी। ये बेशर्मी है, सॉरी, नहीं होना चाहिए। खाने के बारे में आई एम वेरी पर्टिकुलर। अच्छा, हमारे 2 दिन अभी यहाँ पे हैं, कुछ रिकमेंड करें क्या खाकर जाएं? जाने से पहले क्या ज़रूरी है? क्या क्या निहारी यहाँ की खा के जा जरूर। अच्छा। बिरयानी तो खाई होगी? खाई है। वो पीछे से कह रहे नहीं खाई है। कहाँ की खाई है बिरयानी? बिरयानी खाई नहीं है परसों बहरिया टाउन में। यार कौन बहरिया टाउन में? आप बहरिया को कराची नहीं मानती? बहरिया इज नॉट कराची, टेक्निकली बहरिया इज नॉट कराची। अच्छा। कराची टोल प्लाजा से आप बाहर निकलते हो, घर जाके हम कराची जा रहे हैं। वो तो टेक्निकली भी झूठा कराची दिखाया है दोनों को। सुभान यहाँ पे तो बताएं ना क्या खाते हैं? केटरिंग वाला खाना तो होता ही नहीं है। केटरिंग वाला खाना तो वैसे भी शुड बी बैन। जैसे लाहौर के अगर आपने खाने हैं तो बैंक्वेट हॉल थोड़ी जाओगे यार। हाँ, ये बात भी है। वैसे शादी का खाना तो वैसे ही नहीं, वो दिल को सेटिस्फाई करने के लिए होता है कि सलामी दिए हलाल होगी। निहारी खा कर जाए, निहारी खा के जाओ। बिरयानी तो खाओ ना यार, बिरयानी खा के जाओ। कहाँ से स्पेशल? बर्न्स रोड जाओ, कराची हलीम, कराची बिरयानी मज़ेदार। ओ नहीं, कराची नहीं, मज़ेदार, सॉरी, मज़ेदार हलीम, मज़ेदार बिरयानी। ये जगह का नाम है? मज़ेदार जगह का नाम है। अच्छा, दही भल्ले भी नहीं यार, क्या टॉपिक हो गई है क्या? एक और पॉडकास्ट हो सकती है इसमें, एक और पॉडकास्ट हो सकती है। यहाँ पर दही भल्ले भी नहीं, एक तो भल्ले तो होते नहीं है ना यहाँ पे, बड़े होते हैं, दही बड़े होते हैं। दही भल्ले इज नथिंग, दही बड़े इज कराची की। यहाँ पे कीमा भी नहीं होता ना, यहाँ पे कीमा होता है। क्या यहाँ पे वो तो हमारा न्यूज़ एंकर्स डिफॉल्ट है ना, कीमा फ्रॉम द एपिक्लोटस। एनीवेज यहाँ पे कीमा भाई नहीं मैं कीमा कह रहा था। कीमा इज द, यहाँ नान नहीं होता, यहाँ पराठे होते हैं। अच्छा। हाँ, पूरी पराठा, लाल पराठा, लाल पराठा भी होता है। कि यहाँ इनको नानों का कॉन्सेप्ट नहीं है, एज इन तंदूर जो हमारा होता है ना, भट्टी वाला तंदूर, हमारा नहीं। अब तो आप लोगों का हो गया। ये मेरा थोड़ा मसला है। कराची हाँ, ये मेरा मसला है। लाहौर अंदर से जाता नहीं है। आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है। आइडेंटिटी क्राइसिस है मुझे मेजर। एनीवेज, हमारे लाहौर में भट्टी वाले वो होते हैं, तंदूर जिसमें लगाते हैं, यहाँ पे बड़े कम होते हैं वो। अच्छा। हाँ, यहाँ पर आपको नान, जो कुलचा यहाँ पर नहीं है। Nobody knows what's a कुलचा। अच्छा। हाँ, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है बहुत यार। शुरू में मुझे नहीं पता था मैं क्या खाऊं। शुरू में एक मसला है जिंदगी का, खाना पीना। बट अब आके तो लेकिन खाने का अच्छा है, वैरायटी यहाँ पे। रात में मुझे भूख लगती है आपको? किसको नहीं लगती? कोई है जिसको नहीं लगती? नॉर्मल इंसानों को नहीं लगती है रात में मुझे सोते हैं। अब नॉर्मल इंसानों को नहीं लगती है। अच्छा, अभी हो गया। भूख लगती रात को 3 बजे। वाह। वरना तो दिन तो खाने के लिए होता है ना। क्या बात है। दिन तो होता ही खाने के लिए, भूख एक्चुअली रात को लगती है। मैं रात का पंछी हूँ। अच्छा। लेकिन ऑफिस की वजह से थोड़ा सा अलग अलग करना पड़ता है। सही है कि सुबह को उठना, रात को सो जाना। बट सही हो गया। मैडम शेख चुप करने वाली नहीं है, बड़ा मजा नहीं आ रहा है इनके साथ। थैंक यू सो मच। मेरे पसंदीदा टॉपिक्स लाओगे तो फिर यही होगा। फिर मेरी ट्रेन जो है ना, नहीं बड़ा